हमारे बीच में एक और गेस्ट स्पीकर जुड़ गए हैं, शायद सृष्टा देवी जी। जी जी हाँ जी सर। हाँ, वेलकम कीजिए उनका। सृष्टा देवी जी जुड़ गई हमारे बीच में, देखिए वेलकम करें। वेलकम मैम, वेलकम मैम। सभी क्लैप करें प्लीज इनके लिए। माइक उन पर फोटो रखो ना, स्क्रीन पर लाओ उनको, स्क्रीन पर गेस्ट हाउस स्पीकर को स्क्रीन पर लाओ। वेलकम करें सभी लोग, गेस्ट हाउस स्पीकर सर अब हमारे साथ वुमेन नेशनल प्रेसिडेंट गीतांजलि मैम भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी हम वेलकम बिल्कुल क्लैपिंग करिए, वेलकम करिए उनका भी, वेलकम करिए। जी गीतांजलि मैम, आपका जम्मू कश्मीर की इस 162 मीटिंग में, जूम वर्चुअल मीटिंग में स्वागत है मैम, यहाँ जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत धन्यवाद रीनू जी और सुत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय भीम मैम। जय भीम। और कौन से? मुझे लगता है मीटिंग स्टार्ट करिए, जो गेस्ट स्पीकर आने वाले जी सर होंगे वो आ जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट हो गए हैं। हाँ, जो जुड़ता जाएगा पूछते जाएंगे। करिए स्टार्ट मीटिंग, एजेंडा दीजिए। जी सर, मैं रीनू रानी, डिस्ट्रिक्ट डोडा बद्रवा से मैं टीचर हूँ और मैं आज जम्मू कश्मीर की 162 जूम वर्चुअल मीटिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में इस वक्त वुमेन प्रेसिडेंट गीतांजलि बरवा जी हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आर.के. कलसोत्रा जी जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे हमारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका वेलकम करती हूँ। आज हमारी इस जूम मीटिंग का विषय है महिलाओं की भागीदारी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और संवैधानिक अधिकारों के बारे में हमें महिलाओं को जागरूक करना है। तो सर मैं विषय को एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ। हमारा विषय है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। बिल्कुल, बिमला भाटिया जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। बिमला भाटिया जी जुड़ गई हैं राजस्थान से, इनका वेलकम कीजिए। जी सर, बिमला भाटिया मैम आपका वेलकम है। ये रिनाउंड, इंडिया की रिनाउंड सोशल वर्कर हैं और राजस्थान से हैं। जी सर। हाँ, आगे बढ़िए। और देखिए और कौन कौन आया है, और कौन आ गया। और मैन को जरूर एक अपील करें कि मैन जो है अपनी बेटी, अपनी बीवी, मदर, भाभी, बहन के साथ पार्टिसिपेट करें, बहुत बढ़िया होगा। जो मैन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी बहन, मैं फिर से बीवी, अपील करती हूँ, बेटी, माँ, भाभी, उनके साथ स्क्रीन पर उनके साथ दिखें, स्क्रीन पर उनके साथ दिखें। ये वुमेन मीटिंग है, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, ये वुमेन की मीटिंग है, वुमेन पर बात होगी। बिल्कुल, यही तो देखना है। अगर वो साथ क्यों में कामयाबी नहीं हो रही है। अगर फीमेल साथ में उनको आगे रखें, उनको फ्रंट में रखें, आप पीछे रहें, जो भी मेल मेंबर्स हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये राइट दिया है, इस राइट को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कम ऑन सर, अब मीटिंग शुरू करें। हाँ, देखो और कौन गेस्ट आ गया हमारे बीच में।
और गेस्टों का भी पता ना चल रहा। हाँ जी सर, गेस्ट कौन कौन आ गए? गेस्ट आते रहने हैं, आप मीटिंग शुरू कीजिए जी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। लेडी को बुलवाइए, आप लेडी को कहें बोले। यस, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। 3-4 गेस्ट हमारे आ गए, इतनी देर पर और भी जुड़ते रहेंगे। करें स्टार्ट। जी सर। सर, मैं अब अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ और अपने मेंबर्स के सामने भी। जैसे कि आप सबको पता है, खासकर उन बहनों को जो पहली बार आज हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे देश में जो SC, ST, OBC पॉपुलेशन है वो कुल जनसंख्या में से 70% जनसंख्या, उससे भी ज्यादा है। संविधान बनने से पहले हमारे इस समाज को विशेष अधिकार नहीं थे, हमें दबाया जाता था, हमें कुचला जाता था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत बड़े संघर्ष के बाद हमें संविधान में अधिकार प्रदान किए और हमें बेहतरीन जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया। लेकिन इसमें इन लोगों ने हमें फिर से जातियों में, कबीलों में बांटकर तोड़ने का फिर से प्रयास शुरू कर दिया है। हम आज भी बिखरे हुए हैं, हम आपस में जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हमें देश भर में जोड़ने के लिए डॉक्टर उदित राज जी ने 1997 से एक संगठन बनाया और उसी समय RK कलसोत्रा जी ने भी उदित राज जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में यही संगठन तैयार किया। आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर उदित राज जी ने 38 बार पार्लियामेंट का घेराव किया, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया। देश में आज तक कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी नहीं है जो इतना साहसिक कदम उठा सके। उदित राज जी ने बहुत सारे SC, ST, OBC ऑर्डर्स को वापस करवाया है और पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स करवाई हैं। लोकपाल बिल में रिजर्वेशन को रखवाया, OBC में हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन बिल पास करवाया और साथ साथ में कलसोत्रा साहब ने भी जम्मू कश्मीर में 22 बार असेंबली का घेराव किया, जिसमें 1 स्टेप अपर रिजर्वेशन उसी का नतीजा है। PSC और SSRB में अपने मेंबर्स को अपॉइंट करवाया, बैकलॉग कोटा को फिल करवाया, रिजर्वेशन एक्ट 2004 बनवाया जो पूरे भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया। यहाँ SRO 294 की अमेंडमेंट करवाई, जिसमें SC मतलब शेड्यूल कास्ट को 4% से बढ़ाकर 8% रिजर्वेशन को रिस्टोर किया गया। ST को 5% से 10% रिजर्वेशन इन प्रमोशन हुई। OBC को काम के आधार के बजाय जाति के आधार पर सर्टिफिकेट मिला। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट करवाया। एक्साइज पॉलिसी में पहली बार रिजर्वेशन करवाई। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज स्टेट में जहां पर भी हुई, कॉन्फेडरेशन कलसोत्रा जी के नेतृत्व में मैदान में उतरी। आगे भी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी और नेशनल लेवल पर उदित राज जी के नेतृत्व में ये आंदोलन जारी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी साथियों, हमें एकजुट होकर उदित सर, गीतांजलि मैम और कलसोत्रा साहब का साथ देना होगा और हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा सरकारें जुडिशरी के कंधे पर हमारे अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। मैं सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हम सब एकजुट होकर इनके हाथों को मजबूत बनाएं, वरना हमें आने वाले समय में संविधान बनने से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा, जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। अब मैं उदित सर, गीतांजलि मैम और कलसोत्रा सर को आश्वासन देती हूँ कि मैं खासकर जम्मू कश्मीर में चिनाब वैली, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, भदरवा, अनंतनाग, रामबन, जम्मू, कठुआ, उधमपुर और बाकी जहां तक पहुंच सकूं, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी महिलाओं को अपनी इस मुहिम में जोड़ रही हूं। हम बहनें गांव-गांव तक पहुंचेंगी। मैंने 20 जागृत महिलाओं का संगठन बना लिया है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और अभी तक हमारे साथ करीब 200 महिलाएं जुड़ चुकी हैं।
अब हम ये विचार कर रहे हैं कि हम हर गांव में कम से कम 3 पढ़ी लिखी महिलाओं को नियुक्त करें, जो वहां बाकी महिलाओं को जागृत करें। जो महिलाएं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ट्रेनिंग सेंटर में काम करती हैं, वे हमारी बच्चियों को जागरूक कर रही हैं। और इस लड़ाई में हम उदित सर, गीतांजलि मैम और कसोत्रा साहब का तन मन धन से साथ देंगे। मैं उदित राज सर, गीतांजलि मैम और कसोत्रा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी ये सजेशन भी है कि हमारे गांव जो पहाड़ों में बसते हैं, वहां पर अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ ना बिजली है, ना इंटरनेट की सुविधा है। आपको पता होगा कि हमारे JNK में अभी 2G मोबाइल सर्विस चल रही है, जिससे हमें गांव-गांव तक जुड़ने में मुश्किल आ रही है। इसके लिए अगर कुछ पैम्पलेट्स, कुछ बुकलेट के रूप में निकाली जाए, जिसमें इस संगठन की पूरी जानकारी, हमारी समस्याएं लिखी हो, तो हम उन तक पहुंचा सके ताकि वो भी जागृत हो सके। सर, मैं हर दिन खुद भी करीब 30-40 फोन करती हूँ। कई बार हमें गालियां भी सुनने को मिलती हैं और कई बार शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले महाराज ने, माता सावित्री बाई ने हमें इतना मजबूत बनाया है कि हम माननीय उदित राज जी, गीतांजलि मैम और कसोत्रा साहब का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब मैं कुलसोत्रा थैंक यू रीनू जी। थैंक यू मैम। कुलसोत्रा साहब को कहूंगी कि वो अपनी बात रखें, हम बहनों को समझाएं, इस आंदोलन के बारे में बताएं। कसोत्रा साहब में से अपील करती हूँ कि सर, हमें जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनको जागरूक करें, उन्हें भी समझाएं आंदोलन के बारे में। मैडम जी, आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छे विचार दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, मैं अब मैम रीनू कुमारी जी से गुजारिश करती हूँ कि मैम अपने आप विचार हमारे बीच में रखें। ये जो उनकी गेस्ट आई वो नहीं कर रही है, यहाँ पर होगी क्योंकि वर्चुअल करना है ना। रीनू मैम है झारखंड से। जी, मैं अब विमला भाटिया मैम है राजस्थान से, उनसे गुजारिश करती हूँ मैम आप अपने विचार रखें हम बहनों के बीच में। विमला भाटिया मैम। जी, जम्मू कश्मीर की सभी उपस्थित महिलाओं का हेलो जी मैम। जम्मू कश्मीर की सभी तमाम मीटिंग में उपस्थित महिलाओं का सभी को बहुत बहुत जय भीम और नमस्कार। आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मीटिंग में अतिथि बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैडम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके जो वो अभी जो आपने दिए उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और थोड़ा संक्षिप्त कि आपने जो संवैधानिक भूमिका और महिलाओं की भागीदारी के बारे में जो ये मीटिंग रखी है, उसमें सबसे बड़ी बात आज यही है कि धारा 370 हटने के बाद में, कि पहले तो ये था जब धारा 370 थी तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जमीनें खरीद नहीं सकते थे। अब ये हटने के बाद में देश का किसी भी क्षेत्र का नागरिक, जो भारतीय नागरिक है, वो यहाँ जमीनें खरीद सकता है। तो सबसे बड़ी बात है यही कि जिसके लिए ये धारा हटी है और जो आज भी अपने समाज, दलित समाज और सबसे पिछड़ा रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या शैक्षिक रूप से हो, जो पिछड़ा रहा है, तो वो तो
समय के साथ साथ आर्थिक और शैक्षिक हम धारा में बह रहे हैं और अपने संघर्ष के अनुसार हम लोग वो अचीवमेंट कर रहे हैं। लेकिन रही बात जो जमीनी रूप से कि कितने मुश्किल से हम लोगों को ये बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया था जमीनें रखने का। पहले तो हमें ये भी अधिकार नहीं था, चाहे वो पुरुष भी हो, महिलाओं का तो बहुत बाद की बात है, पुरुषों को भी अधिकार नहीं था अपने समाज के कि वो जमीनें रख सके। तो अब जब आपके पास ये जो जमीनें, धारा हटने के पास में जो जमीनें हैं, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब इंसान या परिवार या किसान हो, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे आप अपनी धरोहर बना के रखें, किसी भी कीमत पे आपको किसी को भी देना नहीं है, चाहे वो अपने समाज का ही हो, किसी भी देश, मतलब देश के किसी भी कोने से हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। आपके यहाँ पैदावार जो होती है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो विश्व विख्यात हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो आप उन जमीनों पे, अपनी जमीनों पे और पैदावार बढ़ा के और आर्थिक रूप से संबल बनिए। तो ये नहीं है कि धारा 300 हट गई है तो गरीब भी कहेगा कोई बात नहीं है। आपके आने वाली नस्लें फिर क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, देश के किस कोने में जाएंगी? क्योंकि एक तो भौगोलिक विषमताएं हैं, जो यहाँ के पले बड़े हैं वो देश के दूसरे कोने में भी उनको कितनी मुश्किलें होंगी। और आज जैसा माहौल है उसके अनुसार आप ये अपने समाज में और सभी लोगों को ये सारा बताएं। और इसके साथ ही आपके यहाँ जो मतलब ऊनी कपड़ों से और सारा जो होता है वो भी सारी चीजें विश्व फेमस हैं, तो उसमें महिलाओं को रोजगार में जोड़ें, बैंकों से लोन लें, छोटे छोटे समूह गठन करें जिससे महिलाओं की मासिक आय हो और वो अपना रोजगार लें। और शिक्षा के प्रति बेटी बहू कोई भी हो उनको अभी जैसे आपने बताया कि 2G सेवाएं हैं, आज पूरे देश के बच्चे ऑनलाइन क्लासें उनकी हो रही हैं। तो अब जब आपके 2G सेवाएं हैं तो बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोगों को देश के दूसरे लोगों से संघर्ष आपका बढ़ जाता है। और खासकर महिलाओं का, महिलाएं तो देश में सभी जगह संघर्षशील हैं, क्योंकि उनको समाज में, परिवार में और अपने समाज की महिलाओं को तो बाहर जहाँ नौकरी कर रही है वहां पे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं उनको भी बराबरी का अधिकार नहीं है अपने समाज की महिलाओं को। तो ये अपना हम लोगों का संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। आपका तो और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपके तो वहाँ अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही, बच्चे 6 से 7 महीने से अंदर ही हैं सारे, कैसे पढ़ पा रहे हैं? तो और फिर दूसरी बात है कि महिलाओं को, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अपने बच्चों को रोज लेके बैठे, उन्हें खुद जितना हो सके पढ़ाएं, फोन पे बात करके टीचर से सबसे बच्चों को उनकी जो पढ़ा रही है जितना आपको समझ आए बच्चों को पढ़ाइए। दूसरा जो बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ी, संविधान में जो सबसे बड़ा उपहार दिया है महिलाओं का, जो हिंदू कोड बिल है, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस हम लोगों को होनी चाहिए। और महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जानती हैं, वो उन्हें दूसरी महिलाओं को बताएं। महीने में 15 दिन में अपने स्टेट की महिलाओं से, देश की महिलाओं से जिन्हें आप जानती हैं, उन पे फोन पे बात करें, उनके विचार जाने, उनके वहाँ क्या हो रहा है, वो कैसे मतलब समस्याओं से जूझ रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, क्योंकि ये जरूरी है। मैं आपके जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं को कह रही हूँ, हर 15-20 दिन महीने से एक बार आप उनके कांटेक्ट में अवश्य रहें। और उदित राज सर को, जो हमारे महिलाओं की और हमारे आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम जो उन्होंने चला रखी है, उसमें भागीदारी निभाएं, उनके संगठन को मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात है कि गीतांजलि मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे घर के पुरुष बोलते हैं हाँ आप भी चलिए, अभी 18 साल की चाहे हमारी बच्ची हो या बच्चा हो, उसको भी वोट देने लग जाते हैं। लेकिन जब बात कहीं हमारे अधिकारों की आती है, हमारी समानता की आती है, तब वो पुरुष हमारी महिलाओं को घर पे छोड़ के जाते हैं। तो सभी पुरुष भाइयों से मेरा निवेदन है या अपील मान लीजिए,
आप अपनी महिलाओं को मीटिंगों में साथ ले जाइए, उन्हें जोड़िए। अच्छा, सब जी हमारे बड़ी बीच बात, जो निकाय चुनाव होते हैं वहाँ अपनी अब जी हमारे बीच में डॉक्टर उदित राज सर भी जुड़ चुके हैं, जो है नेशनल चेयरमैन ऑफ कॉन्फेडरेशन न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी लोग उनका वेलकम कीजिए, प्लीज क्लैप करके जम्मू कश्मीर में उनका वेलकम कीजिए। कि अब हमारे साथ उड़ीसा से हैं मानिक्य प्रभा मैम, जो कि वहाँ पे उड़ीसा स्टेट वुमेन प्रेसिडेंट है। प्लीज मैम आप भी अपनी कुछ बातें हमारे बीच में रखें, हमारी महिलाओं को जो उनके अधिकारों के बारे में समझाएं। मानिक्य प्रभा मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय भीम सर, सभी साथियों को जय भीम। जय भीम मैम। सबसे पहले मैं आपके जो ये प्रयास किया है, जो सभी स्टेट्स के महिलाओं को जोड़ने का जो प्रयास किया है आप रीनू मैम, वो बहुत ही सुंदर प्रयास है। इससे ये होता है कि परिसंघ कितना मजबूत है, हमारा जो ऑल इंडिया परिसंघ है वो कितना मजबूत है ये पता चलता है। जब हम सभी प्रांतों से जुड़ के एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, एक विचारधारा को प्रमोट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम दलित समाज में आजकल हम कितने अवेयर हैं। तो उसी अवेयरनेस है, उसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वुमेन, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी दो शब्द। कि जब पुराने जमाने में, मतलब जैसे कि भारत जब स्वाधीन नहीं था तब की बात मैं करूंगी थोड़ा सा, कि उस टाइम जब महिलाएं मासिक धर्म से गुजरती थी, उन समय अगर वो कुछ खाना पकाएं या फिर खाना को छूने तक भी वो खाना अपवित्र हो जाता था, उसे फेंक दिया जाता था या फिर पाप माना जाता था कि आप इस अवस्था में कैसे रसोई कर रहे हैं। तो बाबा साहेब जो संविधान में हमें राइट टू इक्वलिटी दिया है, या और भी जो हर क्षेत्र में हमें जो अधिकार दिए हैं बाबा साहेब, उसी का हम जीवन भर आभार मानेंगे महिला समाज की। देखिए आज हमारा समाज कितने आगे आ चुका है। हम अपने घरों में भी यही देखते हैं कि आज हमारा सोच भी बदल चुका है। हमारे जेंट्स भी इन सभी रूढ़िवादी बातों को नहीं मानते, चिंतन में भी और एक बात, जो हिंदू कोड बिल उन्होंने जो पास करवाने के लिए जितने प्रयास किए थे हमारे लिए, हम औरतों के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था अपने मंत्री पद में जब उनका ये बात नहीं रखी गई थी। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमेशा से हमारे महिलाओं के लिए प्रयासरत रहे हैं। और एक बात कि देखिए अभी हमारा महिला समाज जहाँ शिक्षा आगे है, तो महिला समाज भी शिक्षा में आगे है और हर क्षेत्र में भी वो आगे आ रही है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी के बारे में बात करना चाहूंगी। बाबा साहेब ये बोले थे कि अगर लड़ना है तो संसद में भागीदारी के लिए लड़ो, राजनीति में भागीदारी के लिए लड़ो। क्योंकि जब भी हम कोई आवाज उठाते हैं हमारे हक के लिए, तो उसमें हमें संसद में जाना पड़ेगा, संसद में भागीदार बनना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हर जो महिलाएं राजनीति में इंटरेस्ट लेती हैं, उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो और महिलाओं को उस क्षेत्र में लाएं। मैं मानती हूँ अलग क्षेत्र सब उम्दा क्षेत्र हैं, बहुत श्रेष्ठ क्षेत्र हैं, लेकिन राजनीति में भी आए ताकि वो एक महिला अगर आगे आएंगी तो अपने पीछे जो महिलाएं छूट गई हैं या फिर किसी की समस्या है वो उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगी और उसको सुधारने की चेष्टा कर सकेंगी, उसके सुविधा की चेष्टा कर सकेंगी। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगी। और ऑल इंडिया परिसंघ के बारे में मैं यही बोलूंगी कि डॉक्टर उदित राज सर जो हमारे चेयरपर्सन हैं, वो हमेशा से ही महिलाओं की भागीदारी के लिए लड़ते आ रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई तो शुरू से ही लड़ रहे हैं, 1997 से उनका ये संगठन उन्होंने बनाया।
लेकिन जब भी वो बीजेपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे, तभी भी वो दलितों के और महिलाओं के जो हक की लड़ाई शुरू से ही वो लड़ते आ रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट की घेराव और बार बार ये जो संसद का घेराव उन्होंने बार बार करते रहे। और यही है ऑल इंडिया परिसंघ का मुद्दा, यही है ऑल इंडिया परिसंघ की लड़ाई, जो कि हमें मजबूत करना है, सर के साथ मिलकर सर के आवाज को बुलंद करना है। और जो महिलाएं इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, मैं इन सभी को धन्यवाद दे रही हूँ कि वो सभी हमारे जो ऑल इंडिया परिसंघ से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के भी और बाकी सभी स्टेट्स के भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम अपने हक के लिए खुद लड़ें। क्योंकि हम अगर हमारे हक के लिए लड़े तो हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो हमारे हक के लिए लड़े। तो सर का आवाज जो है शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी के लिए रहा है। हमेशा उन्होंने ये बुलंद करना चाहा है कि महिलाएं आगे आए हर क्षेत्र में और भागीदार बने। और वो जो हमारा आरक्षण का लड़ाई तो ऐसे भी वो लड़ रहे हैं, और आगे भी शायद जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ फैसला में कुछ बदलाव नहीं करेंगे, शायद सर का लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगा और हम उसी लड़ाई में सर का साथ देते रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बातें हमें समझाई। अब मैं डॉक्टर मीनू है मैम पंजाब से। मैम आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमारे बीच कुछ बातें रखें, हमारी बहनों को समझाएं इस आंदोलन के बारे में। जी, मैं सबसे पहले आप सबको जय भीम कहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी से ये बात कहनी पड़ रही है, बहुत खुश हूँ मैं कि अपना समाज जो है, अपनी औरतें जो हैं, वो इतनी अवेयर है। मैं इतने अवेयर लोगों के बीच में बैठी हूँ, मुझे सच में दिल से खुशी हो रही है कि सचमुच हमारे पास हम जिस जगह पे हैं, हम अपने आप को इतना ऊपर मानते हैं कि हम महिलाएं होने के बाद भी इन संवैधानिक पार्टिसिपेशन रखना चाहती हैं। और हमें सबसे पहले, जैसे बाकी सब बता रहे थे, मैडम बता रहे थे कि जैसे हमें आरक्षण को तो बचाना ही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम सुन रहे हैं। हाँ यस मैम। एक तो आरक्षण को हमें जो हमारा आरक्षण है, जो हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, चाहे वो किसी भी ढंग से वो हमसे छीना जा रहा है, उसको तो हमें संभाल के रखना ही है। चाहे उसके लिए हमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़े, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। हम लोगों को आगे इतना नीचे गिरा चुके हैं ये लोग कि हमें ये किसी भी कीमत पर, हमें भी किसी भी पोस्ट पर ये देखना पसंद नहीं करते हैं। ये हमें अपने पैरों पे बिठाना चाहते हैं। जो हम बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन से, उनके दिए हुए अधिकारों से, जो आज हम जिस समान से बैठे हैं या खड़े हैं, जब अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, ये हमें वो खत्म किसी भी कीमत पर नहीं होने देनी है। इसके लिए हमें अपनी आवाज तो बुलंद करनी ही पड़ेगी, बड़े जोश से करनी पड़ेगी, आराम से नहीं होगी ये सब चीजें। दूसरा ये है कि जैसे महिलाओं की बात की जाए, तो महिलाओं को जिस तरह से मैडम ने बताया कि हमें सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चाहे वो हम सभी तो सरकारी पोस्ट पे नहीं आ सकती हैं, सभी लोग जो है उनका एजुकेशन लेवल भी उतना नहीं है, पर हमें क्या करना है, हमें सभी जो एजुकेटेड है वो दूसरों को एजुकेट करें। फिर हम एक चीज समझते हैं, हम समझाने लायक होते हैं, तो बाकी लोग भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आत्मनिर्भर होने के लिए जैसे बताया कि छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं हम, और छोटा छोटा लोन ले सकते हैं हम, और सेल्फ ग्रुप की माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हैं। जब हम इन चीजों में थोड़ा सा अपने आप को हमारे अंदर, जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी आता है। तो सबसे पहले हमारे अंदर, औरतों के अंदर आत्मविश्वास आना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है, ज्यादा समय में नहीं लूंगी, एक तो जैसे मीटिंग चल रही है ये हमारी, ये मीटिंग होना हमारे लिए एक नया जोश भरता है, ये बहुत अच्छी चीज है। और चाहे हम घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है, फिर भी एक अंदर से जोश तो आ ही रहा है कि भाई हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, अभी बहुत काम है करने को। हम जो कर सकते हैं अपने लेवल पे वो हमें करना है। अगर हम टीचर हैं तो हमें टीचर के लेवल पे करना है, अगर हम हाउस वाइफ हैं तो हमें उस लेवल पे करना है। जैसे हाउस वाइफ हैं तो हमारा एज वेल एज, अगर हम वर्किंग है, हाउस वाइफ
हाउस का काम भी करती हैं, हम समाज हमारे आसपास सारा घूमता है, अपनी फैमिली घूमती है, तो उसमें हमें अपने परिवार को सबसे पहले संगठित करना होगा। अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उनके व्यूज हमें लेने पड़ेंगे, उनको अपनी एक दिशा देनी पड़ेगी कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर हमारे लिए देवता है, भगवान है, हमें और भगवानों की जरूरत नहीं है। और जब तक हमारे परिवार में ये अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक हम बाहर किसी के साथ अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए बात नहीं कर सकते हैं। जब तक ये चीजें हमें पता है, अपने परिवार को हमने ये चीजें संस्कार में देनी है। सबसे पहली बात ये है कि हम ये चीज देते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास से बहुत सारी चीजें जो है वो हम समाज में रख सकते हैं। दूसरा ये है कि पंचायती राज से हमें स्टार्ट करना चाहिए, महिलाओं को पंचायती राज से स्टार्ट करना चाहिए। आजकल बहुत जगह जो है आरक्षित होती हैं, हमारी सीटें वुमेन के लिए होती हैं, तो वहां पे हमारे लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए अगर सीटें रिजर्व हैं, तो बड़ी खुशी खुशी हमारे जो मेल पर्सन है उनको, औरतों को आगे जरूर करना चाहिए कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करो। संसद तो बाबा साहब ने तो जो संसद का रास्ता हमें दिखाया था, वो आदमियों को नहीं दिखाया था, हमें भी दिखाया था, औरतों को भी दिखाया था। औरतें जाएंगी और ज्यादा अच्छा है, आदमी तो हमारे दलित परिवार तो जाए, पर औरतों को भी उतना ही पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और जैसे मैं कहती हूँ कि अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं तो पंचायत से शुरू कर देना चाहिए, हमें वहां पे अपनी पार्टी, और बहुत अच्छे से हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर परिवार में ये चीज हमें पता चलनी चाहिए कि भाई अगर पंचायत में हमें मौका मिलता है तो वहां भी हमें नहीं छोड़ना है। वहां से वो एक ग्रास रूट लेवल है जहां से हम और ज्यादा चीजें सीखेंगे। वो भी कहीं भी किसी भी चीज पे अगर आपको थोड़ा अपने आप को आगे लाने की जरूरत पड़ती है तो पीछे मेल जी, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। जी, हमारे साथ मैडम सुरिश्ता जी जुड़े हैं क्या? मैडम कंटिन्यू करो, उनकी बात फिनिश हो, उनकी बात समाप्त हो गई। सर कोई बात नहीं, बाकियों को मौका दिया जाए। मैं तो बोलती हूँ तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बाकियों को मौका दिया जाए प्लीज। बहुत आप करते क्या हो मीनू जी? जी मैं एक टीचर हूँ सर, मैं टीचर हूँ और मैं हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हूँ। अच्छा जी सर। तो बोलते हो आप तो पूरे देश के लिए बोलो, और आप कंटिन्यूअसली एक आधा घंटा पर डे अगर दोगे तो यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। पूरे देश में हजारों लोग हैं। अपनी अच्छी बात को कहो, गीतांजलि जी के टच में रहो। जी जी प्रभात जी हैं और विमला भाटिया जी हैं, तो अच्छी बात है। मतलब है कि बहुत अच्छा विचार मैं सुन रहा, इसलिए कह रहा हूँ। ज्यादा बोलना खराब बात नहीं है, लेकिन बोल करना खराब बात है, लेकिन आपके अंदर जो कंटेंट है, विचारधारा, वो इम्पोर्टेंट है। मैं वही सुना है अभी कि चाहिए, मतलब है कि कड़ा डोज चाहिए। हमारे रेणु जी हैं, वहाँ झारखंड से हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा आर.के. कलसोत्रा जी ने जो बहुत सक्सेसफुल आज ये कॉन्फ्रेंस कराई आप सब लोगों ने मिल करके। तो आप लोग चर्चा करें, मैं सुन ही रहा हूँ, आगे चलें। जी सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो संवैधानिक हमारी जो भागीदारी है वो औरतों की बहुत ग्रास रूट लेवल से शुरू हो जानी चाहिए। जो जहाँ बैठा है वहां से अपना काम करना शुरू कर दे, और ये बहुत सक्सेसफुल रहता है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट अगर हम खुद चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये भी हमारे एक पॉजिटिव एफर्ट्स हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी लोगों को भी सर मौका दीजिए प्लीज। मैं आज सुनना चाहती हूँ, बहुत सारे सुनने की बातें हैं मेरे लिए। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम जी। आगे स्पीकर को बुलाएं, गेस्ट स्पीकर को बुलाएं। हाँ जी 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 सर, सुरिश्ता जी को बुलाएं। सुरिश्ता मैम जी हैं यहाँ पे, प्लीज आप आगे बात रखिए। सुरिश्ता मैम, प्रिंसिपल है ये सुरिश्ता मैम।
मैडम जाहिदा जी आई हुई हैं, उनका वेलकम करें। मैडम जाहिदा जी ने ज्वाइन कर लिया है। वेलकम मैम, वेलकम। रेनू रानी जी। जी सर। जी जाहिदा बेगम मैम, सभी इनका वेलकम करें। ये हमारी फॉर्मर स्टेट वुमेन वनीता प्रेसिडेंट रही हैं। वनीता जी। हाँ जी सर। ये जाएगा, मैडम को बोलिए। वनीता मैडम जी ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें ज्वाइन कराएं। वो एक दो बार आउट हो गई हैं। वनीता आज की गेस्ट स्पीकर हैं हमारी, चेक करें जरा। वनीता मैम वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जी वो प्रोफेसर हैं। अ, और स्पीकर बोले। जी सर, अभी जुड़े नहीं वो हमारे साथ, डॉक्टर विनीता। हाँ, एक बार आउट हो गई। जी सर। रेनू जी होंगे झारखंड से। रेनू जी। हाँ, रेनू जी झारखंड से हैं, तो बुलवाएं उनको। डॉक्टर रितु भी अभी जुड़ेगी, 10-15 मिनट में जुड़ेगी वो। जी मैम। जी रेणु कुमारी जी मैम, आप जुड़े हैं हमारे साथ। रेणु कुमारी मैम। पैनल पे जब जितने जी सभी को जय भीम। पैनल पे जय बैठे भीम हमारे बोलिए। जी, ये झारखंड से है, नेशनल एंड इंटरनेशनल दलित कोऑर्डिनेटर वुमेन प्रेसिडेंट हैं झारखंड से। तो मैम आपका वेलकम है जम्मू कश्मीर की इस वुमेन मीटिंग में। आप हमारी बहनों के लिए आज आप बहुत सारे आप हमें कह सकते हैं मार्गदर्शन कर सकती है हमारा। तो मैम आप बात जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जम्मू कश्मीर की मीटिंग में हमें इनवाइट किया। पैनल पे बैठे हमारे जितने भी साथी हैं, क्रांतिकारी साथी, सभी को मैं प्यार भरा जय भीम बोलती हूँ। और रही महिलाओं की सशक्तिकरण की बात और हम महिलाओं के अधिकार हक की बात, तो इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज जो हम महिलाएं शोषित हो रहे हैं, चाहे हम महिलाएं यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हम दूसरों पे अपनी कमजोरी को धड़ल्ले से थोप देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी 90% होते हुए भी घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। वे कोई भी सामाजिक गतिविधि में अपना भागीदारी नहीं दे पाती हैं, चाहे वो बहुत बड़े मिनिस्टर की बीवी ही क्यों ना हो, चाहे आईएएस की बीवी ही क्यों ना हो। वे लोगों को एक प्रतिक्रिया के तहत बांध करके रखा जाता है और उसे बार बार एहसास दिलाया जाता है कि वो नारी है, वो महिला है। बार बार एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतने बड़े संविधान दे करके और इतना बड़ा पावर दे करके, हम महिलाओं को पावर दे करके इस लायक बनाया है कि आज पुरुष समाज में भी हम कंधे से कंधे मिलाकर हर क्षेत्र में जा रहे हैं। आज महिलाएं आसमान तक, चांद सितारे तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन लोग घरेलू हिंसा से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वो पति के द्वारा हो रहे हो, चाहे आसपास के लोगों के द्वारा हो रहे हो, चाहे किसी के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हो। लेकिन हम महिलाएं तभी सशक्त कहलाएंगे जब अपनी अहिंसा को प्रोटेस्ट करने के लिए हम अपने आप में सक्षम हो। आज हम महिलाएं खुद सक्षम नहीं रहने के कारण आज हमारी जो दुर्दशा बन रही है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोग बस हमें अपना काम करते रहना है। क्योंकि बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया है, ऐसा अधिकार दिया है कि जिसे हम उस पावर को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। इतना पावर दिया है, हम अकेले हर क्षेत्र में काफी है। उसके लिए कानूनी क्षेत्र से भी हमें सपोर्ट किया बाबा साहब ने। कानूनी संविधान के तहत भी हमें हिंदू कोड बिल बना करके बहुत बड़ा एक हमें उपहार दिया हम औरतों को। बहुत सारी चीजें बाबा साहब ने हमें संविधान के तहत दी है, जिसे हमें पढ़ने की जरूरत है। हम महिलाएं पढ़ तो जरूर लेते हैं, साक्षर जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसको सामाजिक गतिविधि में कितना शामिल करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी शिक्षा को अपने सामाजिक गतिविधि में कितना उपयोग कर पाते हैं और कितना समय हम देश के लिए दे पाते हैं, कितना समय हम समाज के लिए दे पाते हैं। सभी ने कहा
सब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भी कहा है कि अपना हिस्सा का एक किरत कमाई अपने समाज के प्रति दान दो। क्योंकि हम बहुजन समाज से, जिस समाज से आते हैं, वो समाज बहुत ही गरीब और पिछड़ा समाज है। हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा पूंजीपति नहीं थे, जिस कारण हमें करोड़ों की संपत्ति धरोहर पे मिला। हमें अपना ही किरत कमाई से जो हम काम करते हैं, उसी से महीना का अगर हम कुछ भी काम करते हैं अपनी बचत से, समाज हित में अगर हम उसको डालते हैं, समाज हित में अगर हम उसको देते हैं, तो हमारा जो संगठन है, जैसे कोई भी संगठन में काम करते हैं, परिसंघ ही नहीं, कोई भी संगठन की बात मैं करती हूँ, सभी संगठनों को आर्थिक मजबूती की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम महिलाओं को एक अंदर से शक्ति तो होना ही चाहिए, और हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें संविधान के तहत बहुत सारे कानून मिले हैं जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि भारत में जितनी महिलाएं हैं 5% ही महिलाएं होंगी जो अपने मतलब ताकत को समझती हैं, संविधान के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है उस ताकत को समझती हैं और उसका पालन करती हैं, और वही महिलाएं आज आसमान की बुलंदियों पे छू भी रही हैं। तो जो हमारी बहनें हैं, जो लोग अभी शुरू हो रही हैं, समाज में नए नए कदम रख रही हैं, नई नई वक्ता बन रही हैं, उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जरूर पढ़ें। आज अगर हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जी खड़े हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, इसलिए कि मैं उनको एक अभिभावक स्वरूप मानती हूँ। इसलिए कि जिस समय पूना पैक्ट लिखा रहा था, उस समय बाबा साहब के पूना पैक्ट हुआ था, उस समय बाबा साहब के आंख में आंसू थे। आज भारतीय संविधान खतरा में है, हमारे उदित राज जी की आंखों में आंसू है। तो अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आज के बहुत सारे जगह में बोलने को बहुत लोग बोला भी है कि बाबा साहब ने रात रात भर जाग करके हमारे लिए आजादी दिलाई। उसी तरह आज उदित राज जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, दिन रात जग के हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जगो जगो का करके। और हम शुक्रगुजार हैं कि मैं बहुत सारे संगठन में भी जुड़ी हुई हूँ, लेकिन महिलाओं को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है जितना इस परिसंघ में जो उदित राज जी के द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैं भारत की नहीं, पूरा वर्ल्ड के बारे में अगर कहना चाहूंगी तो ऐसे लीडर अभी तक मुझे नहीं दिखाई पड़े हैं जो महिलाओं को इतना मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और महिलाओं को हक अधिकार के लिए आगे आने के लिए रोज प्रेरित कर रहे हैं। जागो, उठो, जागो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उसको पाओ, जानो। तो इसे हमें बहुत सारी चीजों को सीखना है, सिखाना है। हम भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आप ही लोग से सीखेंगे। और आप अपने आप में, जितने भी पैनल पे बैठे साथी, सभी अपने आप में एक लीडर हो, समाज का नेतृत्व करने वाले लीडर हो, जो आने वाले कल का भविष्य हो। आप लोग जितने भी पैनल पे बैठे हुए बहन हो, उन लोगों पे कॉन्फिडेंस है, आप लोग में एक शक्ति है, वो एक ऊर्जा है, उसको निखर के बाहर आने दीजिए, ताकि समाज हित में, देश हित में एक नया क्रांति लाए और समाज को एक नई दिशा प्रदान करे। और ये काम अगर परिसंघ के माध्यम से होगा तो 4 चांद लग जाएगा। मैं उदित राज जी को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ कि इस तरह से मुहिम चलाएं। गीतांजलि जी जो अभी बहुत कम समय में, कम उम्र में इतने बड़े कार्यभार को संभाल करके और नेटवर्किंग का काम कर रही है। हमारे ओम सुधा जी हैं, और हमारे जितने भी प्रदेश के महिला है, साथी हैं, पुरुष साथी हैं, जो लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारों के तहत हमें बात करने के लिए, कंधे से कंधे मिला करके आगे चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो जिसके घर की बहनें, बेटी इस मंच पे बैठे हुए हैं। उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तरह से अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो अपनी बेटियों का साथ दे रहे हैं कि आगे बढ़ो करके। तो हर औरत, हर बेटी किसी न किसी की बेटी बनती है, किसी न किसी की माँ बनती है। तो औरत को हर रूप में पूजा जाता है, और जगत जननी है। औरत समाज की सृष्टि करता है। औरत में जितना ताकत है उतना पुरुष में भी नहीं है, लेकिन औरत उस ताकत को समझे। जो औरत एक मतलब
दर्द सह के जो माँ बनती है और एक समाज का जो निर्माण करती है, दो घरों को जोड़ती है, तो इस समाज को जोड़ना, देश को जोड़ना औरत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि वो मन में बना ले कि हमें समाज हित में काम करना है और आज भी हम गुलाम नहीं है। हमें कहीं ना कहीं आज भी जो 100 साल पहले, हजारों साल पहले जो मनुवादी विचारधारा ने गुलामी की जंजीर में बांधा था, उस गुलामी में आज भी हम कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हम 85% बहुजन हैं। 85% बहुजन में हमारी जो महिलाएं हैं वे कम से कम 80% तो पूजा पाठ और पाखंडवाद में अभी भी अपना समय को व्यर्थ गंवा रही है, जो कि व्यर्थ ही वो समय जा रहा है। वे महिलाएं पूजा पाठ करती है, अपना शरीर को बेकार का नाश कर रही है। वे महिलाएं आर्थिक खर्च भी करती हैं। एक महीना में अगर 4 पूजा महिला की करती है तो कम से कम 1000 रुपया खर्च होता है। अगर वो 1000 रुपया को अगर परिसंघ के नाम से, चाहे किसी भी संगठन के नाम से अगर वो डोनेट करे पर महीना, तो अगर 1000 रुपया अगर पर महीना डोनेट करता है तो समझिए कि साल में 12,000 रुपये मतलब आते हैं। तो इस तरह से अगर हम घरेलू बचत और घरेलू पूजा पाठ से बढ़ करके छोड़ उससे बाहर निकले, बाबा साहब के हक अधिकार को जो बताए हैं उसको पढ़े जाने, तो समाज में जागृति आएगी। हमारी महिलाएं जो है सो खुद अपने जाल में फंसी हुई हैं, खुद वे बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, खुद वे गुलामी मानसिकता की शिकार हैं। तो उन बहनों से, सभी से मैं कहना चाहूंगी कि गुलामी मानसिकता से बाहर निकले और अपने अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बाहर आने दें, ताकि हम नए समाज का निर्माण कर सके। आज अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो औरतों को कहीं भी पाबंदी, किसी भी क्षेत्र में पाबंदी नहीं है। मैं पिछले मीटिंग की बात करना चाहूंगी। हमारी बहन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गीतांजलि जी, उनके कपड़ों पर एक मतलब विचार हो गया था। तो ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच वाली मानसिकता से बाहर निकले। कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, उससे आगे सोच रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर इस मनुष्य जन्म को लिए हैं और जिस समाज में हम पल बढ़ रहे हैं, उस समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रहते हैं उस समाज के लिए, उस आसपास के माहौल के लिए हम क्या कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, करने के लिए करोड़ों लोगों तादाद में है, लेकिन हम छोटी सी शुरुआत तो कर सकते हैं। और छोटी सी शुरुआत के लिए हमें उदित राज जी ने इतना बढ़िया पैनल दिया है, परिसंघ का हमें एक हिस्सा बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम महिलाओं के लिए गौरव की बात है कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी नेता उभर करके आए जो जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। मैं आगे फिर अपना विचार रखूंगी, तब तक मैं किसी बहनों का सुनना चाहती हूँ। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अभी हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेलो अभी हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रिनाउंड कौशल पनवार जी जुड़ चुकी हैं, जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में भ्रमण करती हैं, दलित पर लिखती हैं, दलित पर लड़ती हैं, कॉन्फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अब अपना मैसेज दें हम जम्मू कश्मीर की औरतों को, और जो जेंट्स भी जुड़े हुए हैं और पूरा समाज भी सुन रहा है। जी वेलकम मैडम कौशल जी, जो अभी बीमार हैं और बेड से उठकर आ रही हैं, बीमार हैं लेकिन मेरे अपील करने पर बेड से उठकर आ रही हैं, कौशल पनवार जी। सभी को मेरा जय भीम, खासकर परिसंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज सर और तमाम मेरी बहनें, आप सबका मेरे पास शब्द नहीं है। आपने मुझे मौका दिया, और खासकर सर से जब लगातार बात हो रही थी मैंने उनको यही बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है इन दिनों, पता नहीं क्या हो रहा है। बट एनीवे, आप सबको मैं जय भीम बोलती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आप इतने डेडिकेटेड तरीके से आप लोग आप सुन पा रहे हैं ना मुझे सारे। जी मैम सुन रही हैं। तो मैं सबको जय भीम बोल रही हूँ, और खासकर जो हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं डॉक्टर उदित राज सर, लगातार महिलाओं के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से काम करते हैं।
चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला रहा हो, टीचर्स के बीच का हो, स्टूडेंट्स के बीच का हो, तमाम जो महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे परिसंघ बिल्कुल लगातार काम करता आ रहा है। और यही वजह है कि हम सर के नेतृत्व में थोड़ा बहुत पीछे लगते उनके साथ काम करने की कोशिश भर कर पाते हैं। जो सर बहुत बड़ा जो काम कर रहे हैं उसके लिए पूरा डेडिकेशन और पूरा बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, जिससे तमाम चीजों को सहन करते हुए सर अपना नेतृत्व समाज को दे रहे हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं एक परिस्थितियों को देखते हुए सर कहीं ना कहीं स्थितियों को देखते हुए भी ये लगता है भाई ये जो महिलाओं वाला दूसरे आईडी पर है जरूरत है। हम महिलाओं को खासकर जिस तरीके से मैं बोल के भागता हूँ शोषण को हम लोग एक कहाँ की है सहन करते हैं, वो तमाम चीजें को झेलते हुए महिलाएं अगर नेतृत्व अपने हाथ में लेती हैं और नेतृत्व का मतलब आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, तो समाज में एक बहुत परिवर्तनकामी भूमिका की तरफ बढ़ा जा सकता है। और ये आप लोग बहनें को मैं सलाम करती हूँ, आप लोग जितने डेडिकेटेड तरीके से काम कर रही हैं और हमारे जो तमाम पुरुष साथी भी जो महिलाओं के बहुत संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से काम करते हैं। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, तबीयत बहुत खराब है, रूट कनाल भी कराया है, उससे भी फीवर हो गया, तो उसमें और ज्यादा ऐड होने का काम किया। स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कई लगभग 15-20 दिन हो चुका है। तो एनीवे मैं बस मेरी तरफ से कोई मैं मैसेज देने के काबिल नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा कोई काम नहीं कर रही कि मैं संदेश दे पाऊँ। बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम महिलाओं को एक दूसरे की समस्या को न केवल गंभीरता से सुनने, समझने और देखने की आवश्यकता है, बल्कि तमाम हमारे भाइयों के साथ मिलकर, परिसंघ के साथ मिलकर जो आज की जो परिस्थिति है, जिस तरीके से आज सिनेरियो है, यंग लड़कियां भी अगर अपनी आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो उनको कैसे बिल्कुल धकेल दिया जाता है, एक तरह से राष्ट्रद्रोह तक उनके ऊपर जिस तरीके से लगाने में भी संकोच नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता वर्तमान संदर्भ को। इन पे और ज्यादा महिलाओं की एकता ही सबसे बड़ा इसमें मील का पत्थर साबित होगी। हम महिलाओं को जितने भी पॉलिसीज है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, रोजगार के क्षेत्र का हो, तमाम दूसरी चीजों पे जरूरत की चीजें, ऑनलाइन एजुकेशन का हो, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिजर्वेशन एक तरह से खत्म होने के कगार पे है, प्राइवेट सेक्टर में जो परिसंघ लगातार काम करता आ रहा है, डॉक्टर उदित राज सर तो लगातार सबसे पहले इसी के ऊपर मैनिफेस्टो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर पे भी काम किया। तो इसमें हम महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा यही हो सकता है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और परिसंघ को मजबूत करें, डॉक्टर उदित राज को मजबूत करें, ताकि लड़ाई को और ज्यादा सशक्त तरीके से न केवल लड़ा जाए बल्कि मांगों को पूरी करने के लिए हम इम्पोज कर पाए सरकार को। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण हमारे लिए काम है। इन शब्दों के साथ मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर उदित राज सर सुन रहे, मैं सर को धन्यवाद देती और माफी भी मांगती कि सर स्वास्थ्य काफी दिनों से गिर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम कम कर पा रही हूँ। मैं इसके लिए माफी भी मांग रही हूँ तमाम बहनों से भी। आप सबको मेरा जय हिंद। नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू, आप हमारे बीच में आए। अच्छी रेणु रानी जी, कल 17 जी मुझे दूसरी मीटिंग लगी हुई है, आधा मैं घंटा अपनी ये बात मीटिंग और चलेगी। अगर नहीं मैं मैडम का नहीं, एक्चुअली क्या है कि दूसरी मीटिंग में भिवानी की मीटिंग चल रही है, चलने वाली है। आप बताइए सर, आप अपना संदेश दीजिए हमें भी। धन्यवाद प्रोफेसर कौशल पवार जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जैसा कि आरके कलसुत्रा जी ने बोला है। रेणु जी और गीतांजलि जी, प्रभा जी, जो हमारी मुख्य यहाँ नेत्रियां हैं, विमला जी हैं, मैंने देखा, अभी सुन रहा था, हम लोग कहते तो जरूर हैं कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, महिलाओं को, पुरुषों को,
लेकिन अगर दिया गया है तो उसको हमें करके दिखाना चाहिए, और जब तक व्यवहार में करके नहीं दिखाएंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हमारा रहना खाना पीना में फर्क होना चाहिए, जो मनुवादी व्यवस्था जातिवादी व्यवस्था है। अब हमारी लड़कियों को, महिलाओं को एक विद्रोह करने की आवश्यकता है। विद्रोह भी नहीं कहा जाए बल्कि एक साइंटिफिक और तर्कसंगत सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें पुरुष कोई ज्यादा साथ देने वाला नहीं है। पुरुष समाज चाहे वो जाट समाज का हो, गुर्जर समाज का हो, ब्राह्मण का हो, खत्री हो, दलित हो, पुरुष समाज की मानसिकता वही है। वो अपने लिए तो अधिकार की बात करता है। अगर रास्ता चलते हुए उसको कहा गया करे ये तो वाल्मीकि है, ये तो चमार है, ये तो नीच है, तब उसको बड़ा चुभता है और फिर वो सामाजिक न्याय की गुहार करता है, सम्मान की बात करता है। लेकिन अपने औरतों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, कोई फर्क नहीं है दूसरे समाज के पुरुष से। जैसे पहनावों को लेकर के बात हुई, जब लड़की जीन्स पहनती है तो उसका कॉन्फिडेंस न केवल बढ़ता है बल्कि अगला डरता भी है कि अरे भाई, इससे अगर बात हमने कर दी, छेड़छाड़ कर दी, उठला फुटला बोल दिया तो पता नहीं अभी मामला खराब हो जाएगा। तो हमारा पहनावा में भी फर्क होना चाहिए। और जैसे लड़का अगर बाहर जाता है खेलने के लिए और दोस्तों से मिलने के लिए, तो लड़कियों को भी जाना चाहिए। और उसी तरीके से हर क्षेत्र में भी जिस तरह से लड़कों का आचार विचार है, उस तरह का लड़कियों का आचार विचार अगर नहीं हुआ तो संविधान भले पूरा अधिकार हमारा दे, और संविधान देता अधिकार, कहीं ज्यादा अधिकार देता है महिलाओं को, लेकिन समाज के रीति रिवाज इसको खत्म कर देते हैं। और रीति रिवाज है, करवा चौथ है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, इसका बड़ा असर पड़ता है। अब बहन 20 वर्ष की उम्र का है, 2 वर्ष के भाई को रक्षाबंधन बांधती, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में होता है कि पुरुष समाज ज्यादा है, वो खुद कमतर है, वो मदद करता है। तो ऐसी बात नहीं। सारे ये जो हमारे यहाँ जो बंधन है रीति रिवाज में और धार्मिक सामाजिक कृत्यों का बंधन। अब मैं कौशल पवार जी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन गई थी एक बार, मुझे डिमांड आया कि कोई महिला होना चाहिए, तो मैंने इनको नामित किया था मेरे तरफ से, वहां गई थी। उसके बाद तो देश विदेश जाती रहती हैं, पहले भी जाती रही होंगी। तो वहां पर एक जेनेवा में एक लेक है, पता नहीं कौशल जी उधर गई होंगी नहीं। जब मैं अक्सर जाता हूँ तो थोड़ा टाइम रहता तो मैं ऐसे निकल जाता हूँ समाज को देखने के लिए कि कैसा समाज है कैसा नहीं है। तो एक दिन ऐसे टाइम था, मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में, उस दिन मेरा स्पीच था नहीं, वो लंबा चलता है सेशन वहां। तो उस लेक पर बसा हुआ है, पूरा जेनेवा लेक पर बसा हुआ है, और लेक इतना साफ सुथरा है कि आप पानी पी सकते हो। तो मैं ऐसे चलता गया, पैदल चलता गया, वहां देखा कि सैकड़ों लोग नहा रहे हैं। उसमें तमाम लड़कियां थी, औरतें थे, परिवार था। तो तमाम औरतें जो थी बिना ब्रा के नहा रही थी, और सैकड़ों पुरुष थे, सैकड़ों औरतें भी थी। किसी की कोई नजर ही नहीं जा रही थी, ना कोई किसी को देख रहा था।
तो एक तरह से जो आजादी पुरुष को शारीरिक आजादी है, वहां महिलाओं को बराबर है। अब उसको तो अश्लीलता नहीं कहा गया। मर्द यहाँ पर देखते हैं कि टेलीविजन पर भी हर जगह आधा बदन उसका पूरा नंगा रहता है, नेकर पहने रहता है, तो उसको अश्लीलता में नहीं किया जाता। औरत की भी एक सोच होती है, उसकी भी एक इच्छाएं होती हैं, उसके सामने आप इस तरह से कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। तो और खास तौर से और जब ये 12th क्लास है तो मैंने देखा वहां पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ऐसे समाज में छेड़खानी या जो एक रिलेशनशिप नॉर्मल जो होता है, जिसको कहते हैं अब नॉर्मल रिलेशनशिप नॉर्मल, जैसे मैं गांव से आया, जो जेएनयू में गया तो लड़की से बातचीत करने में घबरा जाता था। अब मेरा इस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं हुई थी, पालन पोषण नहीं हुआ था कि मैं सहजता से बात करता। तो जो रिलेशनशिप समाज जो होता है नॉर्मल अब नॉर्मल बनाता है, महिला अलग, पुरुष अलग, लड़की अलग, लड़का अलग, और धीरे धीरे वही पुरुष वही लड़का जाकर के राक्षस हो जाता है और उसके लिए अजनबी लगता है। और चाहे जितना इस देश में बलात्कार का बदला मौत सजा से है, लेकिन बलात्कार नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। जो पेनोलॉजिस्ट है जो दंड वगैरह देते हैं, उन्होंने कहा कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी अगर मान लीजिए आप कोई आदमी कोई घटना बलात्कार की होती है, उसको 6 महीना के अंदर या 3 महीने के अंदर उसको जेल में भेज उसका फांसी लगा दी जाती है, तो ये मत सोचना कि अगला घटना वो दूसरी घटना को रोकेगा। जिसका मन के अंदर एक कुंठा है, इसको अब नॉर्मल रिलेशनशिप समझता है, अजीब सा रिश्ता समझता है, साधारण स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। बहन भाई के बीच तो नहीं होता, क्योंकि वो रिश्ता एक साधारण हो जाता है बचपन से। तो घटनाएं नहीं रुकेगी। जब आदमी करने जाता है, दुष्कर्म करने जाता है, गलत काम करने जाता है, तो ये नहीं देखता कि कानून की किताब में क्या लिखा है, वो कर जाता है, चाहे उसकी हत्या हो जाए, दूसरे ही घंटे हत्या हो जाए, वो देखने नहीं जाता है, क्योंकि समाज में जब तक सुधार नहीं होता। इसलिए जो कानून चाहे जितने कड़े बन जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि समाज के अंदर परिवर्तन हो। अब हम समाज के परिवर्तन की बात करते हैं तो कुछ लोग हो सकता कहेंगे अरे भाई ये तो क्या बोल रहे हैं रीति रिवाज से हट करके। तो तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको आपको दफन करना ही पड़ेगा, पुरानी परंपराओं को दफन करना ही पड़ेगा, वरना ये घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। तो हमारा जो एक सामाजिक न्याय वाला समाज है, स्त्रीवादी समाज है, स्त्री स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम एंड चॉइस की बात है, इसको अलग, इसके अलग रीति रिवाज, अलग उठना बैठना, अलग संस्कार तो होना चाहिए। उसी संस्कार में रहेगा कि माँ ये कहेगी कि तुम कन्यादान हो, अगर कोई छेड़ता है तो फिर अपना अगल बगल से निकल जाया करो, भिड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें नहीं खत्म होने वाली। तो इसलिए जैसे अक्सर मैं कहता हूँ 10th क्लास 12th क्लास में लड़कियां टॉप करती हैं, उसके बाद में गायब हो जाती हैं इंडस्ट्रीज में, या उसके बाद में उत्पादन में, एजुकेशन में, हर लेवल पर जाकर के खत्म हो जाती, कहाँ चली जाती। क्योंकि शादीशुदा घर में भी शादीशुदा हो या नहीं, कहते भैया एक उम्र के बाद में इसको बाहर न चलने दो, कोई बात अगर हो गई तो पूरा जीवन इसका खराब हो जाएगा।
और सोचते हैं कि हमारे घर का आबरू खत्म हो जाएगी ये, और लाज हमारे लाज जो है, जो सम्मान हमारे खानदान का मिट्टी में मिल जाएगा। बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता, लेकिन बेटी के बारे में सोचा तब तक भारतीय समाज आगे जा नहीं सकता। मैं पूरी भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, उस समाज के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन इस समाज को हम समझा सकते हैं, एक परिवर्तन हो सकता है, समझा सकते हैं। और मैं तो बलात्कार की घटना, दुष्कर्म की घटना वैसा ही मानता हूं जिस तरह से किसी का हड्डी टूट जाना या किसी को चोट पहुंचा देना या किसी को गाली देना, इससे ज्यादा हम इस घटना को नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए। उसका कोई गलती नहीं होती। और दूसरे देशों में, जिन देशों में महिलाओं की भागीदारी बहुत है, ऐसा वहां होता है। आज इंग्लैंड में 63% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में औरतें, क्योंकि इस बात का डर नहीं। अगर ये घटनाएं होती है तो माना जाता है कि किसी ने मारपीट कर दिया, हाथ छोड़ दिया या पांव तोड़ दिया, इससे ज्यादा की घटनाएं नहीं होती। अरे उसका चरित्र है, वो तो लुट गया, इज्जत तार तार हो गई। ये निर्भया वाला जब मामला हुआ था तो मीडिया वालों ने बड़ा जोर जोर से चिल्लाया, अरे उसकी इज्जत तार तार हो गई। तो मुझसे रहा नहीं, तो मैं नवभारत टाइम्स अखबार, आप जानते हैं, मैंने एक एडिटोरियल लिखा, संपादकीय छपा भी। हम कहा इज्जत जो है शरीर के एक छोटे से भाग में, 2 इंच के भाग में ही होता है। उसकी पढ़ाई है, उसकी लिखाई है, उसका समाज के प्रति योगदान है, उसका माँ बाप के प्रति एक जनरसिटी है, लगाव है, अटैचमेंट है, ये सब खत्म हो गया। इसका क्या मतलब होता है इज्जत तार तार हो गई? कैसे हो सकता है इज्जत तार तार हुई? इज्जत एक ही जगह पर है। तो बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाद में परिस्थितियां कहाँ बदली? ये सोच बदलने की बात है। तो सोच तो बदलते नहीं, बोलते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। रेणु जी है, ये रविदासी समाज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इंटरेक्शन करती रहती हैं और इनको अभी आप लोगों ने सुना है। तो दूसरे देश तरक्की क्यों कर गए, उसका एक कारण यह भी है। तो अभी हमारे टेक्निकल पर्सन गणेश आ गए हैं, दूसरी मीटिंग रेडी हो रही है और कभी चर्चा करेंगे हम। लेकिन यह है कि कुछ लोगों के लिए लगता है कि नागवार गुजरे कुछ हमारी बातें, ले उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। कलसोत्रा जी धन्यवाद। आपका ये जो रेणु जी हैं बहुत अच्छा है, कंडक्ट कर रही हैं, वेरी कॉन्फिडेंट। आई नीड सच कॉन्फिडेंट पीपल। सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जम्मू कश्मीर के बिहाफ पर जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ने आपके माध्यम से सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव रिजर्वेशन, सेव राइट्स, प्राइवेट सेक्टर का बचाव करना, इस मूवमेंट में मैं आज जितने भी वुमेन जुड़ी हैं उनसे मेरा स्पेशल निवेदन है, इस कारवां को आगे बढ़ाना है हमने और भारतीय संविधान को और रिजर्वेशन राइट्स को बचाना है। हम हमेशा इस कारवां को आगे लीड करते रहेंगे और आपका बहुत बहुत आभारी हैं। अभी हमारे बीच में नेशनल स्टेट वुमेन है, जब तक ये मीटिंग चलती है अभी, और हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट थी फार्मर, वो भी जुड़ी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, जाहिदा जी वो अब बोलें। हमारे बीच में NSYF स्टूडेंट के जो रियासत का मूवमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा एक शब्द उदित राज जी को बताएं कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं देखिए ऐसा है कलसोत्रा जी, मुझे करिए इसलिए कि दूसरा कि डॉक्टर रितु सिंह जी हैं दौलत राम कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, आप सब लोग चर्चा कराइए। रेणु जी ने एक बात कहा, जैसे महिलाएं जो होता है, कोई कर्म कांड होता है
मंदिर उंदिर बना तो 2-2 4-4 10-10 रुपया बचाती हैं अपने बच्चों के लिए। जो आरक्षण आप बचाने की मुहिम कर रहे हो उसके लिए उसी तरीके से ये भी परंपरा डाले। जागृति का मतलब ये भी है कि पुरुषों की भागीदारी तो अधिकार लड़ने में होता है, मैदान में आता है, रैली करता है, धरना प्रदर्शन करता है। औरतों को वो सहयोग नहीं मिल पाता है। तो जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता होगी तो वो कर सकेंगे। तो जो रेणु जी ने कहा उस बात का भी करिए। किसी को आप कह रहे 1 मिनट के लिए मैं सुन लेता हूँ, उसके बाद हमें विदा कर दीजिए। कौन किसका बोला है? जी सर, गुड इवनिंग। बोलिए। मैंने कुलसूत्रा जी ने कहा कि कोई किसी को बोलना था। जी जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं डॉक्टर समीर जेएनके से हूँ। जो हमारी NYSF है इसकी यहाँ आज मैं ही संभाल रहा हूँ। और हमने जो काम स्टार्ट किया है ये पंचायत लेवल से लेके पंचायत स्कूल से लेके हमने स्टेट लेवल तक पहुँचाया है। और आते दिनों आपको मस्कुलर सपोर्ट बहुत अच्छी मिलने वाली है NYSF की तरफ से सर। धन्यवाद। आप लोगों से मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहिए। जी सर। तो आपको अगले संडे फिर तकलीफ दी जाएगी सर। दोबारा से NYSF की मीटिंग में आने का निवेदन किया जाता है आपसे। मैडम जाहिदा जी बोलें। मैडम जाहिदा जी को बुलाएं। जी, जाहिदा बेगम मैम है, ये फॉर्मर स्टेट वुमेन प्रेसिडेंट है JNK की। मैम प्लीज आप अपनी बात रखिए। जाहिदा मैम, क्या आप सुन रहे हैं? रंजीत जी कितनी देर तक मीटिंग चलने वाली है? और सर मीटिंग जो है वो अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड। अच्छा, ठीक है। और हमारी स्पीकर जो है उनको बुलाइए। स्टेट प्रेसिडेंट को, नेशनल प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकियों को बुलाइए जो बोलना चाहती है, सुने। जी, डॉक्टर रितु है, दिल्ली से है, सोशल एक्टिविस्ट है। जी मैम। डॉक्टर जय गुरुदेव। मैं ना मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। आप ही के स्टेट का मीटिंग में हूँ, आप ही का स्टेट का मीटिंग में हूँ। मैम आप कुछ बातें हमें यहाँ पे रखिए मैम, हमारे बीच में हमें भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए। डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु मैम, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुनते। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जी मैम जी। हमारे बीच एक रिटायर्ड SP सालन जी हैं जो वरीय पदाधिकारी से रिटायर किए हैं और समाज के प्रति बहुत ही मतलब समर्पित है। वो उनको भी मैंने इनवाइट किया, तो आज जूम मीटिंग पर जुड़े हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। अब वरीय पुलिस अधीक्षक के पद से रिटायर किए हैं और समाज को एक नया रूप देना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द जम्मू कश्मीर की जो महिला विंग है उनको 2 शब्द बोले। सालन जी। जय भीम, जय गुरुदेव। बुलवाएं बोले सर। नमस्कार रेणु जी और सभी माननीय सदस्य, बच्चों, ये जितने भी लेडीज हैं जो भी हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं, मेरे बच्चे हैं ये सारे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैंने डिबेट आज पहली दफा आपके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि रेणु जी ने मुझे फोन किया था, मैसेज भी दिया था, आग्रह भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मैंने सोचा कि चलो आज रेणु जी की डिबेट में हिस्सा लेते हैं और माननीय उदित राज जी उनको भी सुना है और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा समाज चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और बहुत से अलग इलाकों से हैं। मैं अपना परिचय पहले दे देता हूँ। मेरा नाम एक्चुअल में गुलजार चंद सलन है, DC सलन के नाम से मुझे जाना जाता है
और मैं दिल्ली पुलिस में करीब 40 साल मैंने सर्विस करी है और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मैं यहाँ पर था और हर तरीके से कोशिश करी समाज के अंदर और यहाँ तक भी हो सका, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे रहा हूँ, मैं सीबीआई में भी रहा हूँ, क्राइम में भी रहा हूँ और सारा आप मैसेज दें अपना मैसेज, आप मैसेज दें अपना। पहले सुनिए, अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं चले जाता। नहीं ऐसी बात नहीं है, टाइमिंग भी रुकेगी। आप मैसेज दें। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, आई एम लिविंग। ठीक, ओके, आप अपना चलाइए, मैं नहीं बोलना चाहता। ओके, आप नाराज हो गए आप? हाँ, महिलाओं को तो कम से कम मोटिवेट कर दीजिए ताकि आपके सामने हम लोगों का वही हम कह रहे हैं, मैसेज दें आप। मैसेज सुनना चाहते हैं या तो आप, जब मुझे आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ तो मैं क्या मैसेज दूंगा। बिल्कुल, एक सड़क के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, एक परिचय तो जरूरी है। एक सड़क के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, वो उसको आप कहो कि मैसेज दो, वो क्या मैसेज देगा? हमने सारी जिंदगी देखी है, हमने कोई इस तरह का माहौल नहीं, मेरी 70 साल की मेरी उम्र है, हमने कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसके साथ मैं नहीं रहा, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं जिसको मैंने नहीं देखा। We welcome you, sir, we welcome you. You give us the message what we should do. मैं वही कह रहा हूँ, जब आप थोड़ा धीरज रखो, हम आपका भी मैसेज सुनेंगे, उसको भी सुनेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर्विस के दौरान बहुत सी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, जो हम करना चाहते हैं उसको करने नहीं दिया जाता। मेरा सिर्फ यही एक कारण था कि मैं आपको बताऊं मैं कौन हूं। हमने हर तरीके से रहा, हर तरीके से देखा, हर समाज को चलाने की कोशिश करी। मैं इस वक्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेता हूं। अभी मेरी करीब 2 घंटे पहले मेरी यूएसए से यूके से कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें हिस्सा ले रहा था। तो हमारा मेन मकसद कौन सा है, अपने समाज को किस तरीके से ऊपर करना है, उसके ऊपर विचार करना है। तो मैं कोई ज्यादा नहीं बोलना चाहता आज मैं सिर्फ आप सुनना चाहता हूँ। आप हमें समझाइए, बताइए, अगर कोई कमी होगी तो हम कोशिश। आप अनुभवी हैं, आप लोग अनुभवी हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमें सुनाइए, क्या करें, किस तरह से जोड़े, किस तरह से संविधान में जाए। देखो बात सुनो, ऐसे है कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं मेरे लिए बच्चे हैं सब, क्योंकि जिस एज को हमने देखा है, जिस दौर से हम गुजरे हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली 30 लाख आदमी था जब से मैं दिल्ली में हूँ, अब कहाँ से कहाँ पब्लिक पहुंच गई है। तो अगर हम कोई एक दफा की बात है, मैं बाबू जगजीवन राम जी के साथ बैठा हुआ था। बाबू जगजीवन राम जी के साथ हम बात कर रहे थे, हम एक बंद कमरे के अंदर थे। तो उन्होंने जो हमें एक बहुत अच्छा एक चीज बताई कि भी आप ये मत सोचो कि आपका कोई भला करने वाला है, आपका कोई भला करने वाला नहीं है। ऊपर से आपको कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। आपको ये चीज दिमाग के अंदर बैठानी है कि ये मेरा अपना समाज है, अपना व्यक्ति है, मैंने इसकी हेल्प करनी है। अगर वो आपके खिलाफ भी जाता है, आपके खिलाफ बोलता भी है, तो वो अनभिज्ञता के अंदर उसकी इंटेलिजेंसी इतनी है कि उसके हिसाब से वो बात करता है। कहीं पर भी है, आपने उसको सपोर्ट करना, किसी आप इंटरनली सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो। तो हमें चाहिए कि जितना भी हमारा समाज है, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा व्यक्ति है या नहीं व्यक्ति। हमने उनको भी देखा है, हमने वो जमाना भी देखा है जब हमारे आदमियों के अंदर लाइन के अंदर बैठा के और दूर से रोटी फेंकी जाती थी, वो हाथ आगे को करते थे, उनको रोटी फेंकते थे, काम करवाते थे, खेतों के अंदर हल जोतवाते थे, सब कुछ करवाते थे। दिल्ली एक अलग चीज है, जम्मू एंड कश्मीर में मैं गया हूँ, वो अलग चीज हो गई है। अगर आप गांव के अंदर जाओगे तो वहां पर कई जगह इस तरह के ही हालात है, यही चीज देखने को मिल रही है।
तो हमें जो सा है वो चीजें दिमाग के अंदर बैठानी है। आपको ये नहीं सोचना कि हम बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए। अगर अच्छी जगह पे पहुंचे हैं तो आपको ज्यादा नहीं 2-4% ही है, बाकी मोर देन 90% जो से है वो अभी भी उसी पोजीशन में है। अभी भी अगर बंगाल के अंदर जाके देख लो, बिहार के अंदर जाके देख लो, वही पोजीशन है। किस तरीके से मतलब हमारे बच्चों के साथ, हमारी लेडीज के साथ, हमारी बहनों के साथ किस तरीके से क्या बर्ताव होता है, हमारे आदमी को किस तरीके से बांध बांध के पीटा जाता है, किस तरह का ये ब्राह्मण, मतलब ये सारा का सारा ऐसा ही चलने वाला है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि हमको इससे निकलना है तो अपने आप को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बोली थी, एजुकेशन। सबसे पहले आप चाहे नमक से रोटी खा लो, चाहे किसी तरीके से भी रोटी खा लो, पर अपने बच्चे को एजुकेशन देना बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल एजुकेशन देनी है। बगैर एजुकेशन ये नहीं चल सकता। नंबर 2, अगर आपका अपना बच्चा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे नहीं जाता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वहीं से ये जो से कानून चलते हैं। बाकी जो से हैं आप चाहे कुछ भी हो जाओ, जैसे डिप्टी सेक्रेटरी भी बन जाओ, सेक्रेटरी भी बन जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको आना है तो पुलिस में आओ, जुडिशरी में आओ, जजेज वगैरह बनो, जिससे आप भला कर सको। गांव के अंदर अगर एक सिपाही होता ना, एक गांव के अंदर सारे गांव को पता होता है कि एक सिपाही पुलिस में है, सारे गांव को उसके बारे में पता है। पर वहां पर एक डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, किसी को नहीं पता, 2-4 आदमियों के अलावा। एक सिपाही जो कि सबसे लोअर रैंक है उसके बारे में सभी को पता होता है। इसलिए अपने आप को, अपने बच्चों को जुडिशरी के अंदर लाना है, अपने बच्चों को पुलिस के अंदर लाना है, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है। यही तरीके हैं। मैं अभी आपकी डिबेट को सुनना चाहता हूँ मैं, तो जब भी टाइम मिलेगा हम बातें करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लंबी तो बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। रेणु जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और हम मिलेंगे। रेणु जी, कल आप अभी देखो, जो स्पीकर बोलना चाहता है उसे टाइम दीजिए और उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट को टाइम दीजिए। जी जी, हमारे बीच में डॉक्टर रितु जी कोई बोलना चाहता है उससे सुनिए। रितु जी, रितु जी। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। जम्मू कश्मीर से कोई लेडी बोलना चाहती है, दीजिए टाइम। जी बताइए मैम। J&K से कोई बोलना चाहती है, मैडम दीजिए टाइम उसको, उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट को दे दीजिए। ठीक। हम दीपशिखा जी से सुनना चाहेंगे। दीपशिखा जी, डॉक्टर रितु जी है, डॉक्टर रितु जी। कोई बात नहीं गीतांजलि। आई थिंक द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आज हम इन लोगों को सुन लेते हैं, क्योंकि नहीं आप बताएं। अच्छा, कुछ बोले जरूर। अच्छा, कुछ बोले जरूर। जी सबको मेरी जय भीम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जस्ट 2 मिनट लूंगी। गीतांजलि, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं आप सबको बता दूं कि मेरा बर्थ भी जम्मू में हुआ था और मेरी ग्रेजुएशन तक जम्मू से, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई थी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इस मीटिंग में जब गीतांजलि ने मुझे इनविटेशन दिया इसका, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई विल डेफिनेटली गो, क्योंकि एक होम ग्राउंड कनेक्शन होता है, जहां से आप जहां पैदा हुए, जहां के आप हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातें सुनने को। और मुझे तो लग रहा था शायद बीच में कोई डोगरी भी बोलेगा तो मुझे और मजा आएगा सुन के। एनीवेज, मैं सबको ये बताना चाहूंगी, जो हमारे पहले स्पीकर थी, जहां से जब मैंने लॉग इन किया, तो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हमें बाबा अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज ये है कि अगर एज ए वुमेन मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई हूँ तो मैंने अपने अंदर एक चेंज देखा। उदित सर की जो टीम, गीतांजलि, ये सब लोगों का प्रयास जब मैं देखती हूँ, दिन रात यही रहता है कि किस तरह से इनका पहला एजेंडा है टू मोटिवेट वुमेन को, वुमेन की आजादी, उसके राइट्स के साथ उसको समझाना कि भैया आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति, आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो सर बार बार एक बात पे एम्फेसिस करते हैं कि पखंड मत कीजिए, मंदिर मत जाइए। ठीक है, मेरा थोड़ा सा अलग एक कॉन्सेप्ट है कि आपके दिल को जहां खुशी मिलती है आप वो काम जरूर कीजिए, बट आप मंदिर जाना मतलब हो सकता है किसी की आस्था को चोट पहुंचे अगर मैं ये बात बोलूं पखंड है। बट मैं एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा भी रही हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने सामने सारी चीजें देखी हैं। शायद मेरे भी माता पिता कभी ये सब करते होंगे या आगे पीछे वाले लोग,
लेकिन जब आपको असली एजुकेशन मिलती है, जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तब आपको पता चलेगा अगर बाबा अंबेडकर भी मंदिर जाते होते और उनका भला होता और एजुकेशन से नहीं पढ़ते होते, तो आप सोचिए इस जमाने में समाज आज जीने नहीं देता हमें इक्वल राइट से, तो उस जमाने में क्या होता जब बाबा साहिब अगर ये सारी चीजें छोड़ के मौज मस्ती कर रहे होते, या मंदिर जा रहे होते, ये सारी चीजों में, या जो एक जिसे हम बार बार कहते, देखिए हमारी दुश्मनी कभी ब्राह्मणों से नहीं है, कभी अपर कास्ट से नहीं, हमारी दुश्मनी उस एक चीज से है जब वो वाद हो जाती है, जैसे ब्राह्मणवाद, जब वो प्रैक्टिस में करते हैं हमारी दुश्मनी उससे हो जाती है। और सोचिए बाबा साहिब कितने बड़े उस चीज के शिकार होंगे उस टाइम पे, इस चीज को इमेजिन कीजिए, अगर वो पढ़े नहीं होते और हमारे लिए लड़े नहीं होते तो आज रिजर्वेशन नहीं होता और आज हम यहाँ नहीं होते और आज हम इस तरीके के फटाकेदार तरीके से बात नहीं रख पा रहे होते। तो सर बार बार एक बात कहते कि पखंड मत करो, लिटरली मैं जम्मू से और मैंने ये चीज देखी और मुझे बहुत बुरा फील होता, तो आई थिंक सही टाइम पे हम लोग वहां से बाहर आ गए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सब छोड़ के बाहर आ जाओ, वहां का सुधार भी करना है, बट ये हुआ कि एक्चुअली मैं एक चीज समझी कि नहीं, पढ़ाई जो है वो असली साल्वेशन की तरफ जो आप असली चीज कुछ प्राप्त करोगे वो एजुकेशन से ही होगा, जिसके ऊपर बाबा साहिब का हमेशा हो रहा है इंक्लिनेशन। तो अगर मैं मंदिर जाना तो मेरे वेदों मेरे पास ग्रंथ है अपना, मेरे पास वेद है अपना। देखो बाबा साहिब के पास, बाबा साहिब ने हमें वेद ग्रंथ क्या दिया है, हमें संविधान दिया है। कहीं उसके अंदर लिखा है, उसके अंदर ये जरूर लिखा है कि किसी का अगर रिलीजियस बिलीफ है उसको रिस्पेक्ट करो, बट इसके अंदर ये नहीं लिखा कि आपको जबरदस्ती उसको फॉलो करना है। आप किसी के बनाए हुए पखंडों को बढ़ावा दे रहे हैं अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं। आप ये तो देख ही नहीं रहे कि अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखिए, जब भी कोई लड़ाई शुरू होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम छात्र थे तो हम लड़ते थे, आए दिन हमारा SC ST जो एक्ट है उसको कमजोर कर दिया जाता था, उसमें ये जो ऊपर के लेवल पे लोग बैठे हैं मनुवादी विचारधारा के, वो आके घुस जाते थे, रिजर्वेशन है तो उसमें आके घुस जाते थे, विमेंस के राइट है तो उसमें घुस जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिसमें हमने जमीनी लेवल पे लड़ाई लड़ी है। अगर मैं 2018 की आपको बात बताऊं तो हमारे रोस्टर की लड़ाई थी, बस मैं रखने वाली हूँ फोन, रोस्टर की लड़ाई थी, जिसमें रोस्टर एक ऐसी चीज होती है कि जब आप गवर्नमेंट सर्विस में एज ए टीचर या प्रोफेसर बन के आते हो तो उसमें पोजीशंस उस तरीके से सेट होती है। आई थिंक जो कोई यहाँ पे टीचर होगा उसको वो चीज समझ आ जाएगी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सबको सुनना चाहती हूँ। तो वो एक ऐसी लड़ाई थी कि अगर वो 13 पॉइंट रोस्टर आ जाता तो SC ST OBC की एक सीट यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे इंडिया में आने के लिए हजारों 100 साल लग जाते, एक सीट नहीं हम लोगों की आ पाती। तो सीधे सीधे हमारी रिजर्वेशन को खतरा था। तो हम लोग जो लोग वहां बैठे हैं दूर दराज गांव में, क्षेत्रों में, हम लोगों को तो समझ ही नहीं आती आधी चीजें क्या है, क्योंकि हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं मंदिरों में जाके। हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि अच्छा चलो न्यूज चैनल देख ले, अच्छा चलो सोशल मीडिया पे आ जाए। आई रिक्वेस्ट यू, ईच वन ऑफ यू, आप जितने भी सभी आप वहां बैठी हैं औरतें, आप अपने में बहुत सक्षम है और आप अपने में बहुत प्रिविलेज्ड है, क्योंकि बाबा जी शायद मैम का राइट्स हैं। दूसरे हमारे बाबा साहिब तो इतने महान थे, उन्होंने दूसरों के समाज की औरतों को भी राइट्स दे दिए। प्लीज इस ताकत को समझिए, सबकी सब महिलाएं सोशल मीडिया पे आए। मत कहना अपनी बहन बेटियों को कि फेसबुक पे नहीं जाना, यूट्यूब पे नहीं, लेट देम गो, लेट देम हैव एन एक्सपीरियंस। उनको फेसबुक पे जाने दीजिए, यूट्यूब पे जाने दीजिए, उनको अवेयरनेस करने दीजिए। अवेयरनेस की प्राप्ति होगी तो तब ये हवा मत बनाइए इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना। जितना फ्रीडम आप अपने बेटे को देते हो उतना फ्रीडम आप अपनी बेटी को भी दीजिए, और बेटी बेटे दोनों को लड़ाका बनाइए ताकि वो आगे चल के सोसाइटी में इन चीजों को फेस कर पाए और डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए उनके साथ। क्योंकि हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत, ये देख रहे हैं, ये है हमारे हाथ में। अगर हमारे हाथ में कलम है, दैट इज द बिगेस्ट ताकत वी हैव। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग अपने आप को समझिए, अपने बच्चों को समझिए, और अपनी बेटियों को जितना आगे आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि बाबा साहिब ने हमें सबसे ज्यादा ताकत दी है, हमारी औरतों को सबसे ज्यादा फ्रीडम है। तो मैं बस यही सब कहना चाहूंगी शॉर्ट नोट पे कि जिस मीडियम से परिसंघ के आप लोग जुड़े हैं और आगे जाइए। और गीतांजलि जी, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। रेनू जी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सारी वो आई थिंक एक जायदा जी भी थे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। आप सब लोग आइए, और होपफुली अगर मेरा जम्मू में आना हुआ ऑफ कोर्स कोरोना के बाद तो मैं मिलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इनविटेशन भी था। मैं अगर वहां पे आई या अगर उदित सर के साथ कभी आने का मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी, आप सब लोगों से मिलूंगी। और अभी मैं आप सब लोगों की बात सुनना चाहूंगी। जय भीम सबको, एंड आई विश आप लोग अपने बच्चों, हाँ जी बोलिए जी। थैंक यू मैम। ठीक है जी, जय भीम, वेलकम। अभी कोई हमारी गेस्ट स्पीकर कोई अभी रही हैं जो आई हुई है, उनको देखिए, प्लस जम्मू कश्मीर से जो बोलना चाहे उनको मौका दीजिए।
सर जाहिदा मैम को जो है वो पता नहीं, वो शायद हमारे साथ जुड़ नहीं पाई है, वो अभी यहाँ। जाहिदा मैम और कौन है? शायद अगर जम्मू कश्मीर से कोई बोलना चाहता है तो अपनी मर्जी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो है वो कोई बोलना चाहे हम सुनेंगे। शबनम तबस्सुम आप रखिए अपनी बात। ये एसटी है, कश्मीर से है, ट्राइबल। जी शबनम। जी सर। बोलिए बोलिए मैडम। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू। सब आ रही है, बोलो। हाँ जी सर। सर मुझे सर ने ग्रुप एडमिन बनाया हुआ है यहाँ पे कश्मीर में, तो मैंने लगभग 25 वुमेन्स को ऐड किया हुआ है सर। उसमें लगभग मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट लड़कियां हैं वो अभी आई हुई है मीटिंग में। तो सर हमें ये करते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि आप हर किसी को मोटिवेट करें आगे आने के लिए, आगे अपना ये जो हमारा हक है इसके लिए लड़ें। और सर एक बात ये है कि जो हमारी यहाँ पे स्टेट में जो लैंग्वेजेस दी हुई है सर, बिल पास हुई है, वहां पे हमारी गोजरी लैंग्वेज नहीं है सर, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। जबकि हमारे मतलब स्टेट में हर किसी जगह सर हमारी ये गोजरी जबान है जो बोली जाती है सर, इसको इग्नोर किया गया है, इसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया है सर, इसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू जी। और कोई बोलना चाहता है? और कौन बोलेगा? और बोलो। रेनू जी, डॉक्टर निशा है क्या? देखिए डॉक्टर निशा जी मैम चेक कर रहे हैं। हाँ जी मैं हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए, वेलकम। जय भीम निशा जी, जय भीम। जय भीम। सबसे पहले मैं मैडम रेनू कुमारी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की इतनी बढ़िया मीटिंग आज ऑर्गेनाइज की। काफी पार्टिसिपेंट्स थे, मैं स्टार्टिंग से ही बनी हुई हूँ मीटिंग में, और हम 70 तक गए। 70 महिलाएं एक मीटिंग में जोड़ना कोई आम बात नहीं है। देखिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और नो डाउट डॉक्टर उदित राज और गीतांजलि जी, जिनके हम निर्देशन में ये सभी हम एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, तो उनका सहयोग तो इस दिशा में बहुत ही सराहनीय है ही। मैं आज का जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत कम उस पे बात हो पाई है, तो एक प्रोफेसर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ कि हम उस संदर्भ में थोड़ी सी बात करें। हमारा टॉपिक था कि जो बाबा साहब ने एक हमें संविधान दिया है, हमें एक ग्रंथ दिया है, अगर हम अपने ग्रंथ को खोल के देखते हैं तो उस संदर्भ में उन्होंने महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए क्या काम किया। तो जब हम एक महिला के सशक्तिकरण वर्ड यूज करते हैं, तो मैं इसका जो मतलब समझ पाई हूँ, इसका मतलब है कि उसकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से अपने ऊपर वो आश्रित हो, वो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, अपने समाज के को देखते हुए किसी भी तरह से लाचार फील ना करे, और वो अपनी समझ से अपने निर्णयों को ले सके। तो वही महिला मैं सशक्त मानती हूँ जो अपना निर्णय आज के समय में खुद ले पा रही है। अब वो किसी भी तरह का निर्णय हो सकता है, वो उसके जीवन जीने की शैली हो सकती है, वो उसके कपड़े डालने का तरीका हो सकता है, वो डिफरेंट तरह से समाज में उसका तरह से उसे चलना है, किन परंपराओं का निर्वाह करना है, वो भी हो सकता है। अगर हम अपने पुरातन उसमें चले जाएं, तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या था कि बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि महिलाएं देवियां हैं, लाखों हजारों देवियों को पूजा जा रहा है, लेकिन अगर हम बेस लेवल की बात करें तो उतनी अच्छी स्थिति है नहीं जितना कि दिखाया और समझाया जाता है। जो गुणगान है, अगर हमारी स्थिति इतनी ही अच्छी होती, अगर हमारा इतना ही मान सम्मान और सब कुछ हो रहा होता देवियों के भांति, तो आज हम ये चर्चा परिचर्चा में महिला सशक्तिकरण के टॉपिक को उठा के बात ना कर रहे होते। तो कुछ तो ऐसी बात रही है। अब पुरानी परंपराओं में आप देखिए, देवदासी प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, पत्नी को उसके पति के मर जाने पे उसके जो संस्कार है, उसके संस्कार के साथ बीवी को भी साथ में जला दिया जाता था। नगर वधू हुआ करती थी। अगर आप इन परंपराओं की अगर आप जानते हैं, और सभी जानते भी होंगे, तो आज अगर हम इस ऐसे मौके पे खड़े हैं कि जहां हम इस सबसे उभर के आए हैं,
तो हम क्यों उभर पाए? क्योंकि हमें ये जो अधिकार मिले हैं ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है। तो उनके जो प्रयास हैं, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें महिलाओं का योगदान पूरा बराबरी का योगदान था, पूरा लड़ी वो आजादी की लड़ाई में। लेकिन आजादी के बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी बनी तो उसमें सिर्फ 7 महिलाएं थी। तो उसी चीज को देखते समझते हुए 33% का जो रिजर्वेशन आया कि विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो कम से कम 33% तो उनके लिए आरक्षित होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप डिफरेंट तरह की आप जो महिलाएं नौकरी में है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बल्कि सभी समझ पाएंगे। आजकल सभी इतने पढ़े लिखे हैं कि चर्चा परिचर्चा इन विषयों पे होती रहती है कि इक्वल पे की बात करते हैं। जब कोई महिला मजदूरी के लिए जाती है, जैसे एक आप पुरुष मजदूर की दिहाड़ी की बात कीजिए और एक महिला मजदूर की दिहाड़ी की बात कीजिए, तो वो आज भी समान नहीं है। और वो पहले तो उसकी दिहाड़ी बहुत ही कम हुआ करती थी और घंटे भी जो है वो घंटे भी काम करने के घंटे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसको बाबा साहब ने 8 घंटे में सीमित किया कि अगर आप किसी भी मजदूर से उसकी सेवाएं ले रहे हैं तो वो सेवाएं आपके 8 घंटे तक सीमित। और महिलाओं को मातृत्व का अवकाश देना, मैटरनिटी लीव जो 6 महीने की हमें मिल रही है, देन हमारे पास जो डिफरेंट तरह के फैक्ट्री एक्ट आए हैं, ये सब हमारे ऐसे हैं जो हमें संविधान की वजह से हमारे अधिकार मिले हैं। अब बात हमारे ऊपर है कि इन अधिकारों को हम किस तरह से उपयोग कर पा रहे हैं, कितना उपयोग कर पा रहे हैं। और इस तरह की जो ये सभाएं हैं, मैडम रेनू आप और गीतांजलि जी और हम सभी समाज में, हम सभी की जिम्मेवारी है। किसी का कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी ने एक व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया हुआ है। हम सभी को मिलके करना क्या है कि जो बहनें हमसे जुड़ी हैं, हमें ये उनके हक की बात कि उनका हक है क्या और वो अपना हक किस तरह से ले, कैसे ले, तो ये बात हमने उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देके और उनको अपने साथ जोड़ के तब हम ये काम जो है वो अपना कर पाएंगे। तो धीरे धीरे अगर कारवां बड़ा है तो मंजिल भी एक ना एक दिन पा ही लेगा। हम 2 से 4 हुए, 4 से 40 होंगे, 40 से 400 होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। सभी बहनों का बहुत थैंक यू मैम। और कोई बोलना चाहता है? और कोई बोलना चाहता है? देखिए कोई और स्पीकर तो नहीं रह, हमारा गेस्ट स्पीकर तो नहीं कोई रह गया? साक्षी हाँ जी, है कलकत्रा जी की साक्षी। कोई गेस्ट स्पीकर तो नहीं रह गया? हाँ कलकत्रा। हाँ बुलाए ना, बुलाए साक्षी को दे टाइम। फिर साक्षी है क्या? देखिए बोले बोले सर चेक कर रहे हैं सर, नहीं है, साक्षी नाम से नहीं है कोई। अच्छा, तो स्टेट से कोई बोलना चाहती है लेडी? अगर स्टेट से कोई बोलना चाहती है सुनेंगे हम, उसके बाद मैडम को टाइम दीजिए। जी, मैं ये हाउसवाइफ है उर्मिला देवी जी, मैं इनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। अपना माइक ऑन कीजिए और पिक्चर भी बताएं, इनके पिक्चर बताएं जो बोल रहे हैं। जी जी, अपनी माइक छोड़िए। जी, कोई और बोलना चाहता है? अभी ये कारवां को बढ़ाना है, ये अभी पहली मीटिंग हुई है, ये कारवां को बढ़ाना है, कोई और कौन जिम्मेवारी लेगा? जी जी बोलिए जी, बोलिए। उनका माइक ऑफ है। जी, अगर कोई और जेंट्स भी बोलना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से तो आप वो भी बोल सकते हैं। सर काफी लोग हमसे जो हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ से वो। ठीक है, अभी अब नेशनल प्रेसिडेंट साहिबा को टाइम दीजिए। बहुत लोग 70 लोग, ये कम नहीं होते हैं, मतलब ये रिकॉर्ड हो चुका है कलसोत्रा जी।
जी थैंक यू मैम। बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड हो सब चुका है ये। ये वुमेन की इंडिपेंडेंट मीटिंग है। ये इन सब वुमेन ने, बहुत वुमेन जुड़ी हैं जिन्होंने ये कामयाबी की है। सब जी, जी, आज जी, बधाई बिल्कुल। की पात्र हैं। तो आप बिल्कुल, करिए शुरू, बिल्कुल। आपका मैसेज सुनेंगे हम। जी कलसोत्रा जी। अच्छा, ये बिमला जी कुछ बोल रही है। हाँ बोलें। हाँ मैम, मैं यही बोल रही थी कि रेणु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने कि उन्होंने 162 मीटिंगें करवा चुकी है। अभी 162 ही है। ये नंबर मुझे कहते हैं ना, मन को छू गया है, और मुझे खुद को ये नंबर सुन के जब उन्होंने बोला कि 162 हमारी मीटिंग है, बहुत अच्छा लगा। कश्मीर की टोटल मीटिंग्स हैं और वास्तव में उनके जो उन्होंने उद्बोध किया उसे ही लगा कि वो बहुत अच्छी कर्मठ एक जागरूक महिला है और संगठन को मजबूत कर रही है, और हमें आपसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही है। और मैम, मैं चाहती हूँ कि आपका नंबर यदि मिल जाए, मैम से ले लूंगी मैं, तो बहुत अच्छा लगा। और कलसोत्रा साहब का भी इतने जुड़े हुए हैं वो मिशन से और इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। सही में हम ये बहुत अच्छा मंच है हमारे लिए एक दूसरे को जानने का। और ये कि जम्मू जैसे शहर, मतलब राज्य में भी लोग इतने अवेयर हैं, और महिलाओं के लिए भी विषम परिस्थितियों में भी आपने मिशन को इतना जागरूक रखा है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं दिल से सलाम करती हूँ आप सबके काम मेहनत को। और सबसे बड़ी बात है कि उदित सर ने जो ये कारवा संभाला हुआ है अभी, उसके लिए। और गीतांजलि मैडम भी बहुत मेहनती है, और वास्तव में इनको भी देख एक नई ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। और आज की मीटिंग तो वास्तव में एनर्जेटिक मुझे लगी है। जी जी ये सब जी, बहुत मतलब आज की मीटिंग नतीजा है। ये सब उनकी मेहनत से हम उनके ही मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, जैसा उन्होंने कहा हम उनके रास्ते पे चलते गए और उनके हाथ को हम मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये रेणु जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज तक जितनी मैंने मीटिंग अटेंड की उनमें सबसे ज्यादा मुझे एनर्जेटिक मीटिंग लगी है, और बहुत अच्छा, सबका बहुत धन्यवाद। बहुत आपकी मेहनत नजर आ रही है, और पुरुष और महिलाएं सभी। जी जी सर। अभी हमें नेशनल प्रेसिडेंट के बोलने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है जम्मू कश्मीर की ओर से कि अभी हमारे बीच में एक मिस मेघा जुड़ी हैं, वो लंदन से। वो उन्होंने कहा है मैं सुनूंगी, सिर्फ वो सुन रही हैं मिस मेघा जी। तो आज जितनी भी हमारी महिलाएं जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर्स थी और गेस्ट स्पीकर्स थी जम्मू कश्मीर से, उनको सबको एक एक कश्मीरी जो स्कार्फ होता है वो जम्मू कश्मीर की ओर से भेंट किया जा रहा है। सभी गेस्ट ऑफ ऑनर और गेस्ट स्पीकर जितनी भी हमारे साथ आज लेडी जुड़ी हैं, उन्हें एक कश्मीरी जो स्कार्फ होता है वो जम्मू कश्मीर की ओर से, आज की वुमेन जम्मू कश्मीर वुमेन की ओर से उन सबको एक एक स्कार्फ भेंट कर दिया जाएगा। ये एड्रेस जो है हम अपनी राष्ट्रीय सदर से ले लेंगे। जी और आप सबका वेलकम है। ये कारवां हम आश्वासन बुलाते हैं कि देश के अंदर इस मूवमेंट को जम्मू कश्मीर के साथ बहनों को जोड़ा है, स्टूडेंट भी जुड़ेंगे और मर्द तो पहले ही जुड़े हुए हैं, और एक जबरदस्त कारवां बनाएंगे अपने अधिकारों को बचाने का। तो नाउ वी रिक्वेस्ट द नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन कि वो अपना भाषण जो है, वो मैसेज जो है वो हमें दें। थैंक यू। जी बिमला जी, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद गीता। और कलसोत्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जय भीम सभी साथियों को। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि ये कश्मीर का मुझे लगता है कि ये पहली एक ऐसी मीटिंग है महिलाओं की जो 70 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े हैं। और ये कलसोत्रा जी का बहुत बड़ा मेहनत है। मैं जानती हूँ उनके काम को, मैं देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। भले मैं नहीं मिली उनसे, लेकिन मैं उसकी तो बात सकती हूँ। और जो रीनू जी है हमारे साथ में,
वो बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है वो, इतना मैं समझ गई हूँ। क्योंकि नहीं तो आज सेकंड डे है मेरे साथ मीटिंग का, महिलाओं का मेरे साथ 70, उन्होंने 100 का लेकिन 70 किया आपने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये हर कोई नहीं कर सकता और आपने सेकंड डे पे ही इतनी बड़ी चीज कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रीनू जी, आपका भी। मैम थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, संविधान को लेकर, बाबा साहेब को लेकर, हिंदी कोड बिल को लेकर, सभी ने बहुत कुछ कहा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी इसमें कि बाबा साहेब के बाद अगर कोई कुछ कर रहा है उनके आइडियोलॉजी पे, तो वो है उदित सर। ये हम सभी लोग जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, लेकिन कौन सा ऐसा संगठन है जो अपने समाज के लिए लड़ता हो सड़क पे आके? ऐसा मुझे तो नहीं दिखता, जहाँ तक मैं जानती हूँ और जितना मैं समझ पाई हूँ, पढ़ रही हूँ परिश्रम को लेकर, ये कब से स्टार्ट हुई थी, वहां से स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि डॉक्टर उदित सर को छोड़ के कोई अभी तक नहीं लड़ाई कर रहे हैं सड़क तक आके। सुप्रीम कोर्ट को घेराव करने को लेकर हो, संसद को घेराव करने को लेकर हो, हर चीज पे वो हमेशा आगे रहे हैं और वो अभी भी कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल लीडर जब नहीं थे तब भी वो कर रहे थे, और जब वो बने तब भी वो 5 साल उस पे लड़े थे उसी संसद के अंदर। लेकिन लोगों ने उस चीज को बहुत गलत समझा कि वो बीजेपी में चले गए, तो ये बहुत बुरा हुआ। ठीक है, काफी लोगों का दिल टूटा, लेकिन उन्होंने भी 5 साल वही काम किया बहुजन के लिए, लगातार वो करते आ रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं वो। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस पे सर हमेशा कहते हैं इस बात को। तो हमारा जो मेन जो उद्देश्य है ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है हमारे समाज के, और बाकी समाज के भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं जुड़ चुकी हूँ सर से। मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुजन के लिए सोचना, उनके लिए करना, उनके अधिकार के लिए बोलना, लड़ाई करना, ट्वीट उनके लिए लिखना, मुझे सपोर्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने यही चीज अपनी फैमिली से सीखी है, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिला, जैसे कि रीनू जी ने आज 70 को करके उन्होंने दिखा दिया है कि वो कितनी ज्यादा मेहनती और एक्टिव है इन सब कामों में। तो इस तरह से हमें अपनी बाकी जो महिलाएं हैं उनको हमें आगे लाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा उन्हें समझाना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या करके गए हैं और क्या अधिकार हमें दिए हैं। ये सारी चीजें हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा। ये हमारा ड्यूटी है कि हम उन्हें किस तरह से आगे लाएं। रीनू जी, हमें परिसंघ के बारे में उन्हें समझाना पड़ेगा। उदित सर जो क्या कर रहे हैं हमारे बहुजन के हक की लड़ाई के लिए, वो हमें समझाना पड़ेगा। और एक बात, जैसे कि रितु जी ने कहा कि सोशल मीडिया की बात, हमें उन्हें जैसे कि बोलते हैं कि नहीं ये मत यूज करना, वो मत यूज करना, हमें बोलना चाहिए कि वो यूज करे, समझे। वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे हम अपना दबदबा रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से समझाएंगे और किस हद तक समझाएंगे। उन्हें जो हाउसवाइफ है उन्हें बोलिए कि वो सोशल मीडिया पे आए, ट्विटर अकाउंट खोले, फेसबुक पर अकाउंट खोले, यूट्यूब पे रहे, हर एक चीज को देखे जो दुनिया में चल रही है। टीवी चैनल्स में तो हमें वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो ट्विटर्स में हमको मिलेंगे, क्योंकि सारे मीडिया चैनल्स बिक चुके हैं। और मैं तो देखती ही नहीं हूँ चैनल्स, बहुत महीना हो चुका है, सर तो मुझे मना ही करते देखने को। तो हर वक्त ट्विटर पे रहती हूँ। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो उस वक्त जो आप जुड़ेंगे उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद समझने लगेंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी सीख के आता है हर एक चीज को, लेकिन हम जब एक नई चीज से जुड़ते हैं ना, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी महिलाएं अभी जुड़ी है या अभी जुड़ना चाहेंगे, बाद में भी हमें जुड़ना ही पड़ेगा, उन्हें आगे लाना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की ये हमारी ड्यूटी है। हम कैसे उन्हें जागरूक करें रीनू जी, ये आपका भी ड्यूटी बनता है वहाँ पे कि आप कैसे करेंगे। और कलसूत्रा जी तो मेहनत कर ही रहे हैं लगातार, नहीं तो उसका आज नतीजा 70 नहीं हो पाता। तो सभी से मेरी यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हमारे परिसंघ को मजबूत करें। आप अपने लिए लड़ रहे हैं, ये आप सोचिए कि आप अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी आज एक मैसेज दूंगा मैं। आज जो पूरी बहनें जुड़ी हैं, इसमें सिर्फ बहनों का योगदान तो है ही है। कॉन्फेडरेशन के जो मेल मेंबर हैं, जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने बकायदा अपनी मैडमों के
पार्टिसिपेट किया और पूरा जोर लगाया। यूथ जो है हमारा, उसने भी इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए पूरा जोर लगाया और सारे कॉन्फेडरेशन के मेल मेंबर, वुमेन मेंबर, स्टूडेंट, यूथ, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और स्टेट का जो एजेंडा है हमारा कि रिजर्वेशन प्रमोशन को हम वापस लेंगे, मंडल कमीशन रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में लागू करवाएंगे, फॉरेस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू करवाएंगे, बैकलॉग जितना भी पड़ा हुआ है हमारे बच्चों का हम उसे वापस लेंगे, और जो कास्ट एट्रोसिटीज है उसका हम जोरदार तरीके से खंडन करेंगे और आगे भी कर रहे हैं। और जैसा अभी लैंग्वेज की बात आई है, गोजरी को छोड़ा है, इसके ऊपर पूरी एक मूवमेंट बन रही है हमारी, और हम इस वर्चुअल रैली के माध्यम से ही गवर्नमेंट को जतलाएंगे कि जो उन्होंने गोजरी लैंग्वेज को भी जगह देनी चाहिए थी। इसके साथ साथ जो नेशनल एजेंडा है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ वर्डिक्ट दे रहा है, उसका हमने विरोध करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर करना है और प्राइवेट सेक्टर होने नहीं देना, जो उदित राज जी का कॉन्फेडरेशन का नेशनल एजेंडा है। इन दोनों एजेंडों पर हम काम करेंगे और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। और रोज हम ये जो जूम मीटिंग है, हमने टारगेट फिट किया है जम्मू कश्मीर में 10 लाख लोगों को जोड़ेंगे। इसके लिए बहनों, भाइयों और नौजवानों की जरूरत है और ये कारवां जो है आगे बढ़ता रहेगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत सर। जय भीम सभी को, जय भीम, नमस्कार जी। जितने लोग जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। हम आगे भी पूरी कोशिश करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हमारा मिशन है कि हम जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन के साथ जोड़े। धन्यवाद मैम। धन्यवाद कलसोत्रा जी, धन्यवाद रीनू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का हिमाचल से पार्टिसिपेट किया है, पंजाब से पार्टिसिपेट किया है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, ये सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू सर। साथियों को, सभी पैनल पे बैठे साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर उदित राज जी के नेतृत्व में हम परिसंघ को मजबूत बनाएंगे। आइए शपथ लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। जय भीम। जय भीम मैम।